थैंक यू। तो भृगुनंदी नाड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी यू मस्ट सप्तऋषियों में महर्षि भृगु, अपना अपना म्यूट कर लीजिए, जिसको भी एक क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज कर दीजिएगा, है ना। सप्तऋषि मंडल में भृगु, महर्षि भृगु जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अपने इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इसकी फाउंडेशन, प्लानिटरी सिग्निफिकेशन है। उसके बाद प्लैनेट्स आपस में कैसे म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं, कंजंक्शंस के द्वारा युति बनाते हैं तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और प्रिडिक्शन कैसे की जाती है बीएनएन के द्वारा। कार्मिक एनालिसिस के बारे में समझेंगे, लाइफ इवेंट्स के बारे में। का बेस जो है वो प्लानिटरी प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन को देखेंगे, प्रोग्रेशन क्या होता है ना, और कैसे काम करता है। और केस स्टडीज भी इसमें लेंगे हम। तो सबसे पहले हम समझते हैं महर्षि भृगु जी के बारे में, कैसे और कब इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इन्होंने भृगु सूत्रों के मानव जन कल्याण कल्याण के लिए एक शास्त्र रखा, जिसका नाम बनाया भृगु संहिता। वेदों का अंग है एस्ट्रोलॉजी, हमें मालूम है ना। एंशियंट टाइम से ही महर्षि और सेजेस, ऋषिज और सेजेस, है ना, ये क्या, कुछ ना कुछ जन कल्याण के लिए कार्य करते रहे हैं। भृगु जी जो थे ये मानस पुत्र थे, किसके? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के कहने पर ही इन्होंने जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, ग्रहों के प्रभाव को एक सिस्टमेटिकल तरीके से समझाने के लिए बताया इनको, है ना। इनको बोला कि भैया लिखो कुछ ऐसा। एंड ही वॉज मैरिड टू ख्याति, डॉटर ऑफ दक्ष। ये सब चलो छोड़ो, है ना। तो सबसे पहले महर्षि भृगु जी ने ज्योतिष के बारे में जानकारी दी, या यूं कह लो कि सबसे पहले रिसर्चर जो थे, इवन बिफोर महर्षि पराशर जी। महर्षि पराशर जी भी बाद में आए, सबसे पहले भृगु जी ने इस दैवीय विद्या को उजागर किया भृगु संहिता में। और बहुत ही इजी वे में प्लेनेटरी जो इम्पैक्ट है, ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसका इन्होंने अपने ग्रंथ, महाग्रंथ भृगु संहिता में कंपाइल्ड किया, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा इनके शिष्य थे। जैसा ये बोलते गए गणेश जी महाराज, वैसा निबंध, वैसा ग्रंथ लिखते गए। और उसके बाद सूत्रों को लिखने के बाद, त्रेता युग की बात है ये, बहुत बहुत पहले, एंशियंट टाइम की बात है, जब हिंदू कल्चर की शुरुआत हुई थी। ही वॉज द फर्स्ट कंपाइलर ऑफ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो तकरीबन 5 लाख होरोस्कोप्स को इन्होंने कंपाइल्ड किया, और उसे अपने इस ग्रंथ में डेटाबेस की तरह रिसर्च और स्टडी करके, और मानव कल्याण के लिए, द स्टडी द बर्थ ऑफ द साइंस शास्त्र डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ द होरा। तो इसमें आपको भृगु शास्त्र में मेन फोकस किस पे किया गया है? प्लेनेटरी कंजंक्शंस के ऊपर, प्लैनेट्स के नैसर्गिक कारकत्वों के ऊपर, उनका क्या प्रभाव ह्यूमन लाइफ पे, स्पेशली ह्यूमन लाइफ पे पड़ता। तो हर एक लिविंग बीइंग पे है, जड़, मूल और चेतन। पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं उनको ये गवर्न करते हैं। तो इन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से होरोस्कोप को, होरोस्कोप पर पड़ने वाले सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु और केतु के प्रभावों को बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। और बहुत हद तक ये चीजें काम भी करती हैं। म्यूट कर लीजिए विशाल जी। और भृगु संहिता में आप देखेंगे, जो ओरिजिनल भृगु संहिता है, ओरिजिनल तो अब तो नहीं रहे शास्त्र, है ना, वो तो खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी आपके पास जो आज के समय में अवेलेबल है, आप उसमें उनकी कंपाइलेशन को और होरोस्कोप, एग्जाम्पल होरोस्कोप्स को
का स्टडी करके आप अच्छे से इस संहिता को और इस शास्त्र के बारे में आप ज्ञात कर सकते हो, जिसका हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हुआ क्या था बेसिकली, जब फॉरेन इन्वेशन हुआ हिंदुस्तान में, उस समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में जब अटैक किया था, तो मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे स्कल्पचर थे, मैन्युस्क्रिप्ट से शास्त्र थे, वो सब उसमें जलकर राख हो गए थे। बट स्टिल कुछ कॉपीज भृगु संहिता की, जो कि साउथ के घरानों में सुरक्षित थी, तो वहां से हमें इनकी बची खुची जो भी जानकारी है उसको एकत्रित करके दोबारा से भृगु संहिता को लिखा गया। ओरिजिनल शास्त्र तो सब सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। जैसे नाम से ही ज्ञात है, साउथ इंडिया में इसको नाड़ी ग्रंथ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के तौर पे प्रैक्टिस किया जाता है। बेसिकली इसमें जो स्टडी है दिस इज बेस्ड ऑन प्लेनेटरी अलाइनमेंट। प्लेनेट से प्लेनेट कंजंक्ट होगा तो क्या प्रभाव देगा, इसके ऊपर मेन प्राइम फोकस किया गया है। और साउथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नाम से। आपको सुनने को और समझने को या पढ़ने को मिल जाएगी, एंशियंट नाड़ी। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्लैनेटरी रिलेशनशिप और कंजंक्शंस, प्लैनेट से प्लैनेट किस तरीके से रिलेशन बनाता है या कंजंक्शन या युति में माना जाता है, और उसका कितना प्रभाव और कैसा प्रभाव किसी भी नेटिव पे नेटल चार्ट में क्या प्रभाव देगा, इसके ऊपर प्राइम फोकस किया गया है। और हर प्लेनेट को किसी ना किसी इवेंट के लिए, किसी ना किसी कार्मिक इन्फ्लुएंस के लिए, ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, और वो रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आ रही है या आपको पिता से संबंधित समस्या आ रही है, तो उसके किसको पकड़ा उन्होंने, प्लेनेटरी जो कारकत्व हैं, मेन उसके सिग्निफिकेशंस हैं। लगन के ऊपर फोकस नहीं किया इन्होंने, ना लगन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। मोस्टली प्लेनेटरी पोजीशन जोडिएक में, आपके बर्थ चार्ट में किस पोजीशन पर बैठे हैं जोडिएक में, किन किन राशियों में बैठे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्रिडिक्शन आप कैसे बनती है और कैसे आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही सेगमेंट पे काम किया गया है। ना इसमें दशा सिस्टम है और ना इसमें कोई गोचर का लेना देना है। सिंपली गोचर को लगाते हैं, गोचर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है प्लेनेट के प्लेनेट कितना प्रोग्रेस कर गया है, प्रोग्रेशन ऑफ प्लेनेट। सिंपल कंसेप्ट है ना। तो फिक्स कारकत्वों को इंपॉर्टेंस दी है, सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। जैसे कि सूर्य को पिता का, करियर का, ईगो का, अथॉरिटी का कारक, ये सारी चीजें हम समझेंगे डिटेल में अपनी वर्कशॉप में। क्या क्या कारकत्व लिए हैं किस प्लेनेट के, या कौन कौन से प्लेनेट किन किन कारकत्वों को प्रभावित करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं या गवर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, मदर का कारक है। शुक्र रिलेशनशिप का है, लग्जरी का है, और पत्नी का कारक माना जाता है मेल चार्ट में, और मैरिज का कारक माना जाता है दोनों के चार्ट में। तो जो इनके फिक्स कारकत्व हैं उनके बेसिस पर, और आपस में किसी भी नेटल चार्ट में वो कैसा, किस पोजीशन पर बैठे हैं, किससे संबंध बना रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे पड़ेगा, इसी को समझने की विद्या है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी फोकस करती है प्लेनेटरी पोजीशन और उनकी कंजंक्शंस के ऊपर मुख्यतः। और ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें लग्न, डिविजनल चार्ट, दशा सिस्टम, गोचर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, है ना। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रिडिक्शंस, सिंपलिसिटी पे ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन वहीं पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो डिटेल्ड है और कॉम्प्लेक्स भी है ना। कर्मा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये कार्मिक पास्ट एंड फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में भी कर्म को प्रधान माना गया है ना। और चार्ट डायनामिक की बात करें तो ये कंटिन्यूस फ्लो, स्टैटिक इंटरप्रिटेशन, पीरियोडिक दशा वगैरह, इजी टू अंडरस्टैंड है, कम रूल है,
सिंपल वे में प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है ना। लेकिन वैदिक और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी कोई भी है, उसमें आपको एक डिटेल्ड स्टडी की जरूरत पड़ती है, डिटेल रिसर्च की जरूरत पड़ती है, डिटेल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर आप किसी इवेंट का या किसी सवाल का जवाब दे पाते हो। वही नाड़ी में ये चीजें आपको इजी रूल्स और इजी सूत्रों के द्वारा आप कर सकते हो। लाइफ इवेंट्स की बात करें कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में स्टनिंग प्रिडिक्शंस आप इसके द्वारा कर सकते हो। और बहुत सारे टॉपिक जैसे एजुकेशन, मैरिज, करियर, एटसेट्रा एटसेट्रा के ऊपर भी आप प्लेनेटरी जो प्रोग्रेशन है उसके बेसिस पर आप कैसे प्रिडिक्शन दे सकते हो, वो उसके ऊपर काम किया है। मैरिज की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, हेल्थ की बात करें, करियर की बात करें, या कर्मों की बात करें, इन सब के ऊपर भी पास्ट लाइफ कर्मों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है ये कार्मिक जो इन्फ्लुएंस है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी उसके ऊपर ज्यादा काम करती है। तो सिंपल है, एक्यूरेट है, होलिस्टिक व्यू है, और कार्मिक इंसाइट है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा और उसका क्या इम्पैक्ट प्रेजेंट लाइफ में पड़ रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। होरोस्कोप देखने में कुछ ऐसा सिंपल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह ही होरोस्कोप बनता है इसका, सेम एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बट मेन फोकस किस पे है? दो चीजों पे। एक तो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इन द होरोस्कोप। दूसरा, नैसर्गिक नेचुरल सिग्निफिकेशंस, प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशंस के ऊपर क्या बेसिस पर प्रिडिक्शन बनती हैं। दूसरा, इनकी आपस में कंजंक्शंस, कंजंक्शंस के क्या रूल हैं, कितनी तरह से प्लेनेट प्लेनेट से कंजंक्ट होता है। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है जिसको समझने की जरूरत है कंजंक्शंस के बेसिस पर। और फिर उसके बाद बारी आती है प्रोग्रेशन। नो दशा सिस्टम, नो कॉम्प्लेक्स चार्ट्स, नो डिविजनल चार्ट्स, नो ट्रांजिट, नो वर्चुअल, नथिंग एट ऑल। अब जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पंच महाविद्या के हैं, जो हमारा पंच महाविद्या का बैच चल रहा है, 1 और 2, है ना। PMV 2 के भी स्टूडेंट है इसमें, PMV 1 के भी हैं। तो वैदिक आपने पढ़ी, दोनों ही बैचेस के वैदिक का कंप्लीट हो गया कोर्स, मोर और लेस। आपने देखा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। वैदिक से हटके नहीं है, भृगुनंदी नाड़ी अलग नहीं है, कोई अलग साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जब भृगु जी ने भृगु संहिता लिखी, और लिखकर सबसे पहले भृगु जी ने भृगु संहिता लिखी, इस पे अपनी रिसर्च उन्होंने एक काव्य के रूप में, एक शास्त्र के रूप में हमें दी है ना। उसके बाद बारी आई महर्षि पराशर जी ने। पराशर जी ने भृगु जी की जो फाइंडिंग्स थी, जो भी उनकी उपलब्धि थी, उसको बेस मानकर वो यहाँ नहीं रुके, उससे आगे निकल गए। और उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको कि ज्ञान का समुंदर बोला जाता है, जिसका कोई छोर ही नहीं है ना, हर एक टॉपिक पे उन्होंने स्पेशलाइज करके और हमें भृतपराशर होरा शास्त्र के रूप में एक महाकाव्य दिया, महाशास्त्र की रचना कर डाली। अब इसके बार बारी आती है महर्षि जैमिनी जी के। जैमिनी जी ने जब भृगु जी को पढ़ा और पराशर जी को पढ़ा, तो उन्हें समझ में आया कि ये जो भृतपराशर होरा शास्त्र है और भृगु संहिता की भी कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। और भृतपराशर होरा शास्त्र की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होने के कारण, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण, कलयुग में लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो पराशर जी ने के बाद बारी आती है जैमिनी जी ने। जैमिनी जी ने इन दोनों को स्टडी करके अपनी रिसर्च के द्वारा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का गठन किया, जिसमें और सिंप्लीफाइड करके चर कारकों पे काम करके, इन्होंने स्थिर कारकों पे काम किया। भृगु संहिता में स्थिर कारकों पे काम किया गया है। वहीं महर्षि पराशर जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारकत्वों के साथ साथ लॉर्डशिप के ऊपर, भावेश,
प्लेनेट किस भाव का स्वामी है, उसको भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, प्लस उसके साथ दशा सिस्टम इन्होंने जोड़ा, प्लस उसके साथ इन्होंने अगल अलग अलग टॉपिक्स के लिए, अलग अलग कंसिडरेशन के लिए डिविजनल चार्ट्स, डीप स्टडी के लिए डिविजनल चार्ट की रचना की। तो ये कुछ आगे ही निकल गए, है ना, बहुत ज्यादा डीप में चले गए। उस समय के हिसाब से तो ठीक है, जहां हजारों साल उम्र होती थी लोगों की, धृतराष्ट्र और होरास शास्त्र को पढ़ने और समझने के लिए उनके पास एम्पल ऑफ टाइम होता था, एम्पल ऑफ एज होती थी। लेकिन चूंकि देवर कंसर्न अबाउट कलयुग ऑल्सो, कि कलयुग में जब आदमी की उम्र भी कम होगी, है ना, और ज्ञान भी कम होगा, बुद्धि भी छोटी होगी, स्मार्ट भी नहीं होंगे इतने, टैक्स भी ज्यादा होंगे, जैसे हमारे शिवा हैं, है ना, किताबों पढ़ने में शौक नहीं होगा, तो फिर इस एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या होगा, कैसे होगा? उसके ऊपर काम किया जैमिनी जी ने, और जैमिनी जी ने चर कारकों के ऊपर काम करके, जैसे कि नाती कारक, मातृ कारक, दारा कारक, इस तरह से कारक डिफाइन करके हमें इजी वे में प्रिडिक्शन करना सिखाया। इन तीनों के बेसिस पर आने वाले, बाद में जितने भी बुद्धिजीवी आए, जितने भी विद्वान आए, उन्होंने इन सबको पढ़ा, और इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए एक अलग ही पीएचडी कर जाती। जैसे सबसे पहले बारी आती है किसकी? पंडित जोशी जी की, जिन्होंने वैदिक विद्या का अध्ययन करके और उसको प्रैक्टिस करके और उसमें पीएचडी करके हमें एक ऐसी किताब दे डाली जो कि प्रैक्टिकल वे में लाइफ जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जीना है, ये सिखाया। किसमें? लाल किताब के जरिए। इसके बाद बात करते हैं, एक और महानुभाव हुए 1950s में, जिनका नाम था कृष्ण मूर्ति जी। कृष्ण मूर्ति जी ने जब ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करके और इसको प्रैक्टिस करके लाइफ टाइम में अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी एक पीएचडी को इन्होंने दुनिया के सामने रखा, केपी एस्ट्रोलॉजी के रूप में, है ना। तो समय समय पर विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर प्रकाश डाला है और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है। बेस क्या है? बेस, जो सब चीजों का बेस है, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशरी एस्ट्रोलॉजी। अब पराशरी से आप अगर प्रिडिक्शन करने जाते हो, तो आपको एक तो बहुत सारा समय चाहिए एनालिसिस के लिए, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, टाइम चाहिए। आज के समय में हमारे पास या सामने वाले के पास, नेटिव के पास भी इतना समय नहीं है। तो जल्दी प्रिडिक्शन हम कैसे करें? हम कैसे इसका विद इन 1 मिनट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या अपनी प्रिडिक्शन को जो हम करने जा रहे हैं किसी भी इवेंट के लिए, मान लीजिए आपके पास शादी से जुड़ा हुआ, मैरिज से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाता है, या प्रोजनी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, है ना, क्या मेरे बच्चा होगा या नहीं होगा? आपने, आपकी इस विद्या में किसी भी पांचों महाविद्याओं से, चाहे वो केपी हो, लाल किताब हो, जैमिनी हो, वैदिक हो, या भृगुनंदी नाड़ी हो, आपकी मास्टरी किसी में भी हो सकती है। सपोज कोई व्यक्ति जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है, जैमिनी से ही प्रिडिक्शन करना उसे अच्छा लगता है, या आजकल तो और बहुत सारी फॉर्म आ गई हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, कुछ लोग तो न्यूमरोलॉजी से भी, है ना, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी प्रिडिक्शन सही है गलत है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे आप? आप जब तक अपने किसी भी एनालिसिस को या किसी भी प्रिडिक्शन को में आपकी सटीकता कौन बताता है? कि जब आप उसको क्रॉस चेक करते हो, डबल चेक करते हो, है ना। तो ये विद्याएं यदि आपको मालूम है, अगर आपको बीएनएन आता है, आपको पराशरी आती है, आपको जेमिनी आती है, या लाल किताब या केपी में आप मास्टर हो, इन सबकी अपनी अपनी एक खूबसूरती है और अपना अपनी ही एक लिमिटेशन है। जैसे कि भृगु संहिता की बात करें, तो भृगु संहिता अपने आप में
बहुत सटीक प्रेडिक्शन देती है। लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाके यदि आप ट्विन एस्ट्रोलॉजी की बात करो, ट्विन होरोस्कोपी की, जुड़वा बच्चों की, वहां जाकर ये विद्याएं आपको थोड़ा सा संशय में डाल देती हैं। चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे वो पराशरी हो, मृतपराशर होरा शास्त्र हो, इसमें आपको ज्यादा कुछ उसमें समझ में नहीं आता है। जेमिनी जी में भी, जेमिनी में भी आप ये चीजें नहीं दे सकते। लेकिन यदि आपको लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान है, तो आप ट्विन एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अपने किसी भी फाइंडिंग को, चाहे आप भृगुनंदी नाड़ी से फाइंड करो, चाहे वैदिक से करो, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो केपी एस्ट्रोलॉजी से। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती आपको मालूम है, बीटीआर करने में और होरारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे सटीक और सबसे अच्छा जो रिजल्ट देती है वो केपी एस्ट्रोलॉजी देती है। आप लोग बीएनएन वाले जो अपना पीएमबी वन वाले हैं, ये तो केपी कर चुके हैं, है ना? शिवा पढ़ चुके हो ना केपी? जी सर। अब मुझे ये बताओ कि केपी की लिमिटेशन कहाँ आके आपको दिखाई देती है? केपी की लिमिटेशन सर, केपी में डिविजनल चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सर डेट टाइम करेक्ट होना चाहिए करेक्ट प्रेडिक्शन के एग्जैक्टली लिए। exactly. केपी कहाँ फेल जी। हो जाती है? जहां आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, टाइम की एक्यूरेसी नहीं है। अगर आपके पास एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो केपी आपके, जैसे ही आपका सब लॉट चेंज होगा, पूरी पिक्चर ही बदल जाएगी। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और आज के समय में आप ये समझ सकते हो कि एक्यूरेट टाइम किसी के पास भी, मैंने नहीं देखा आज तक किसी के सब पास हो। हर वक्त कहीं ना कहीं स्कोप होता है टाइम ऑफ बर्थ में, चाहे कितना भी आप एक्यूरेट टाइम अपना मानो, बट स्टिल। तो ऐसी ही लाल किताब की अपनी एक खूबसूरती है। लाल किताब आपको जीने की कला सिखाती है। लाल किताब आपको रेमेडियल पार्ट पे काम करती है, रेमेडी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ट्रांसफर ऑफ प्लैनेट्स है ना? इनका अपना दशा सिस्टम दिया है रूपचंद जोशी जी के द्वारा। अपनी अलग ही विद्या है, अलग ही साइंस है। बट कहीं ना कहीं आकर लाल किताब भी आपको सोचने में मजबूर करती है। कहीं ना कहीं आप एक फुल स्टॉप लग जाता है। ऐसी केपी, ऐसी जेमिनी है, और ऐसे ही सारी। पर क्या हो कि हम इन सभी को समझ के, इन सभी विद्याओं को समझ के, अगर हमें इन सभी विद्याओं का ज्ञान हो, तो क्या हम अपनी प्रिडिक्शन में क्रॉस चेकिंग करते हुए, 100% तो मैं नहीं कहता, बट काफी हद तक हम सटीकता ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? मिला सकते हैं सर। जैसे आप मेडिकल साइंस की बात करो, मेडिकल साइंस में जितनी भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन हैं, डॉक्टर यूज करते हैं, है ना? आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो एलोपैथी का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। एलोपैथ के डॉक्टर जो है वो आयुर्वेदिक का भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो करना चाहिए। इनको समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए। जब आपके कंसेप्ट समझ में आ जाता है, मैं जगजीत सिंह जी से पूछना चाहूंगा, जगजीत जी, जब आपने, जब आप इस हमारे साथ जुड़े थे इनिशियली आज से 2 साल पहले, तो आपका जो लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी था, कितनी एस्ट्रोलॉजी आपको आती थी, और आज आपका क्या लेवल है इन 2 सालों में? मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। सर जब ज्वाइन किया था तो 0% थी। चार्ट कैसे बनाना है वो भी नहीं पता था। और अब तो प्रिडिक्शन भी कर सकता हूँ इन डेप्थ। दो आपका साल में पंच ही मार। आप अपने आप को काफी आगे है ना, एडवांस लेवल पे पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने कंसेप्ट को समझा। और पंच महाविद्या में मेरा प्राइम फोकस यही है कि मैं आपको अगर कोई एजुकेशन दे रहा हूं, तो उसकी डेप्थ में उसके लॉजिक को आपको समझाने का प्रयास मेरा रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक सर, आपने बिल्कुल रूट लेवल से लेके बिल्कुल टॉप तक समझाया। कुछ भी मिसिंग नहीं है, और बहुत क्लैरिटी से हमें पता है कि हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका आउटकम क्या है, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है।
है ना। तो जब आपको लॉजिक समझ में आ जाता है ना, तो फिर आपके सामने कोई भी चीज हुआ नहीं रहती, आपको उससे डर नहीं लगता। तो बिल्कुल लॉजिक को समझेंगे, ऐसे ही हमने लॉजिक को समझा है। सबसे पहले हमने वैदिक को समझा, पहले आपको वैदिक पढ़ाया, वैदिक पढ़ा आपने, जेमिनी के लॉजिक्स को समझा। फिर आपने केपी को समझा, केपी एस्ट्रोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई है, जेमिनी आपकी कंप्लीट हो गई है। और वैदिक तो कभी कंप्लीट होगी नहीं, मेरी कंप्लीट नहीं हुई तो मैं आपकी कैसे कह दूं कि कंप्लीट हो गई है। ये तो ऐसा समुंदर है कि जहां आप जितनी बार गोता खाओगे उतनी बार आप कुछ ना कुछ नया सीख के आओगे, है ना। नई कुछ चीजें आप नए रोज सीखते हो। नए निकलते फिर कुछ। एंडलेस है ये तो अथाह ज्ञान है इसके अंदर। तो कोई ये कहे कि मैं वैदिक पूरा पढ़ गया या समझ गया, तो मेरे ख्याल से फिर उसका बेकार है जीना, है ना। तो ये तो आप निरंतर पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, समझते रहते हो, अपने ही गलतियों से समझते हो। कई बार आप भी गलती कर जाते हो, प्रिडिक्शन में गलती कर जाते हो। और उसी ट्यून में जहां हमने वैदिक को समझा, जैमिनी को समझा, केपी को समझा है, अब हम भृगुनंदी नाड़ी को समझेंगे अपने इस वर्कशॉप में, जो 15 दिन की हमारी वर्कशॉप है। भृगुनंदी नाड़ी कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। महर्षि पराशर जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत डिटेल्ड, जो भी भृगुनंदी नाड़ी में फाइंडिंग्स दी हैं महर्षि भृगु जी ने, जैसे कि कंजंक्शंस, प्लैनेटरी कंजंक्शंस, प्लैनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशंस बेस्ड प्रिडिक्शंस, और प्रोग्रेशन को वैदिक में, ये बीएनएन के कंसेप्ट हैं। प्रोग्रेशन को महर्षि पराशर जी ने थोड़ा और डिटेल्ड में रिसर्च करके और डिटेल में प्रोग्रेशन को हमें समझाया है, किस पे, ट्रांजिट, ट्रांजिट इंपैक्ट ऑफ प्लैनेट्स एज वेल एज वर्षफल। हालांकि आप ट्रांजिट भी पढ़ चुके हो, आप वर्षफल भी पढ़ चुके हो, लेकिन आपने ये देखा होगा कि पढ़ने के बाद भी अभी भी हमारे अंदर वो जो एक होती है ना एक्सपर्ट लेवल, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि रिसर्च ही, महर्षि पराशर जी की जो स्टडी है, जो डिटेल है, वो इतनी ज्यादा डिटेल्ड है कि उसको पारंगत करने में, उसको एक्सपर्टीज करने में कई समय लग जाता है ना, लग जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो क्यों ना हम भृगुनंदी नाड़ी का जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रेशन को, उसको समझ लें। ये प्रोग्रेशन क्या है, कैसे काम करता है। कंजंक्शन आपने वैदिक में भी पढ़े हैं, अब कंजंक्शन आप भृगुनंदी नाड़ी, यानी कि महर्षि भृगु के द्वारा जो समझाए गए हैं सूत्र, उसको भी आप समझ लो। प्लेनेट टू प्लेनेट कंजंक्शन होगा तो कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, नेचुरल सिग्निफिकेशन के बेस पर प्लेनेट कैसा बिहेव करेगा, कैसे रिजल्ट्स आउटपुट देगा, और कैसी प्रिडिक्शन, स्टनिंग प्रिडिक्शन, आप शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन दे सकते हो, जो सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति एकदम सरप्राइज भी हो जाता है और आपको हामी भरने पे मजबूर हो जाता है। उसके ऊपर थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्प लेके देखते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में भावों पे, भावों को लिया गया है ना। हाउसेस को ऐसे एज इट इज माना है, जैसे हमने वैदिक में पढ़ा है, ऐसे ही भृगुनंदी नाड़ी में भी महर्षि भृगु जी ने लगन को, एसेंडेंट को फिजिक का, विल पावर का, फेम का, है ना, और आपकी फिजिकल आउटलुक कैसी होगी, इसके बारे में लगन से विचार करना चाहिए, ये हमें भृगु जी ने बताया है। दूसरा भाव एज यूजुअल फाइनेंसिस का है, फैमिली का है, स्पीच का है ना, ट्रेजर का है, और आपकी बॉन्डेज का है, लीनेज की बॉन्डेज का है। क्यों? क्योंकि यहां से ये अष्टम भाव को भी देखता है। तो धन कुटुंब वाणी, जैसा हम वैदिक में पढ़ते हैं, सेम प्रिंसिपल है। थर्ड भाव सेम एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ब्रदर और सिस्टर्स का है, यानी कि आपके सिबलिंग्स का है, एनर्जी का है, फिजिकल आपकी करेज का है, आपकी स्ट्रेंथ का है। चौथा भाव माता का और माता से जुड़े हुए रिलेशंस, लैंड्स, बिल्डिंग्स, पीस और हैप्पीनेस का है, सुखों का है। सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है वैदिक से, जो वैदिक में आप पढ़ चुके हो। पर यहां पर हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर करेंगे। पंचम भाव आपकी एजुकेशन, आपकी प्रोजनी के बारे में और आपकी नॉलेज के बारे में आपको जानकारी देता है। ऐसे ही छठा भाव आपके
जो गुप्त शत्रु हैं, 6 तरह के जो शत्रु हैं, षड्रिपु जो बोले गए हैं, उनके बारे में आपको पूरा ज्ञान देता है। एनिमीज के बारे में, रोगों के बारे में, छोटे मोटे रोगों के बारे में, और मैटरनल ग्रैंडफादर डिफीट्स और विक्ट्री, यानी कि आपकी जीवन में जो कॉम्पिटिशन्स है उसके ऊपर एज यूजुअल, जैसे वैदिक में आपने समझा था, सेम एज ये वही कंसेप्ट है सीधा। इन्होंने भृगु जी के कंसेप्ट को वेरीफाई किया है इसमें। 7वां भाव जाया भाव बोला जाता है, जैसे वाइफ के लिए और आपके बिजनेस वगैरह, फादर इन लॉ, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह। 8वां भाव आपकी वेल्थ को लिया गया है, आपकी एज के लिए लिया गया है, और यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी में इसको डेली रूटीन का बोला गया है ना। करियर का और ट्रबल्स का, करियर से होने वाली ट्रबल्स, क्योंकि करियर का लाभ भाव है ये, तो आपके करियर में कैसी ट्रबल्स रहने वाली हैं, कितना फ्रिक्शन में है ये भाव, वो आपको दिखाता है। 9वां भाव आपकी डेस्टिनी है, धर्मा है ना, आपका गुरु है, गुरु का है, पिता का भी बोला गया है, डिवोशंस का है, डिवाइन पावर का है, और नेम फेम का भी 9वां भाव इसमें बताया गया है। 10वां भाव को पिता का माना गया है इसमें, भृगुनंदी नाड़ी में। यहाँ थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में भी पिता का जो भाव माना गया है वो 10वां भाव, 10th हाउस से कंसिडरेशन किया जाता है। 4th हाउस माता का, ये माता का, और माता के जैसे ये आप सेल्फ हो और ये आपकी वाइफ है, ऐसे ये माता और ये आपके फादर, इनको ऑपोजिट माना गया है। तो कृष्ण मूर्ति जी ने 9वां भाव को ना मान के 9वां भाव को आपके ज्ञान का भाव, आपके गुरु का भाव माना है ना। लेकिन पिता के लिए कंसिडरेशन हम केपी में 10th हाउस से करते हैं, सेम एज ये कंसेप्ट सीधा उन्होंने कहाँ से लिया है, भृगु ऋषि जी से। भृगु जी ने भी 10वां भाव को पिता का, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, सोसाइटी से जुड़ा हुआ, आपके करियर से, ऑक्यूपेशन से, है ना, इन सब चीजों से जोड़ के देखा है उन्होंने। और 11th हाउस से आपकी वेल्थ, आपकी इनकम गेन्स, और आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट का कंसिडरेशन 11वां भाव से आपको करना चाहिए। ऐसा और 12वां भाव आपके एक्सपेंडिचर का है, आपके फॉरेन प्लेसेस का है, आइसोलेशन का है, लॉसेस का है, सेम एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो चूंकि आज हम ये वेबिनार है, वेबिनार में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ज़्यादा हम नहीं समझ पाएंगे, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। जैसे कि यदि प्रिडिक्शन की बात करें, सिंप्लीफाइड प्रिडिक्शन की बात करें, जो कि हमें महर्षि भृगु जी ने, ठीक आ रही है फोटो, फैल तो नहीं गई? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना, चलो एक मिनट, मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। बड़ा सिंपल प्रिडिक्शन, सिंपल वे ऑफ प्रिडिक्शन, कैसे प्रिडिक्शन करेंगे आप। किसी का चार्ट सामने आया, है ना, तो आप कैसे सूत्र हैं, सिंप्लीफाइड सूत्रों से आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि 3 तरीके होते हैं। एक तो प्लेनेटरी प्लेसमेंट, पहली चीज प्लेनेट की प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या प्रिडिक्शन दे सकते हैं, है ना। दूसरा प्लेनेटरी कंजंक्शन, कंजंक्शन बेस्ड प्रिडिक्शन। और तीसरा आ जाता है यहाँ पे आपका इवेंट कंसिडरेशन, कोई स्पेसिफिक इवेंट आप देख रहे हैं, उसको आप कहां से लेंगे, प्रोग्रेशन बेस्ड, प्लेनेटरी प्रोग्रेशन। तो यदि हम पहले एस्पेक्ट की बात करें, प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट, सिंपल सी बात है, आपका कोई भी नेटल चार्ट आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं उसमें,
आप देखते हैं लगन में बैठे हुए प्लेनेट, अगर कोई लगन में प्लेनेट बैठा है तो क्या प्रेडिक्शन आप दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी नेटिव के चार्ट में, सिंपल सिंगल प्लेनेट की बात करते हैं अभी, सिंगल प्लेनेट की, है ना, एक प्लेनेट बैठा है, मान लो लगन में बृहस्पति महाराज बैठे हैं किसी भी नेटिव के चार्ट में, तो आप क्या कह सकते हैं? इसको कैसे ज्ञानी होगा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ज्ञानी होगा, इंटेलिजेंट होगा, है ना? अब नॉलेजेबल यहाँ होगा। यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है वैदिक में, आप गहराई में जाके समझ सकते हो कि क्या वो ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा, क्योंकि बिल्कुल बृहस्पति सही दोनों बात। का ही कारक है। बिल्कुल सही। बृहस्पति अच्छा तो आप ज्ञानी, और बृहस्पति अच्छा ना हुआ तो आप अज्ञानी, नेटिव जी। अज्ञानी, है ना? जी। ये फर्क कहाँ दिखता है जाके हमें? वैदिक में। वैदिक है। वैदिक में जब हम बृहस्पति किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र कौन से में है, उसके ऊपर आस्पेक्ट किन किन प्लैनेट्स का है, मेलेफिक का है, बेनिफिक का है, वो सारी चीजें देखने के बाद हम जज कर पाते हैं। लेकिन नाड़ी में आप कैसी प्रिडिक्शन दोगे? मान लो किसी का बृहस्पति आपके लगन में बैठा है, आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि यार आप ज्ञानी आदमी हो, है ना, इररेलेवेंट है। हम्म। अब दूसरी बात ये भी है कि आप कैसे क्रॉस चेक करोगे कि जो नेटल चार्ट आपके सामने है, आया हुआ है, ये एक्यूरेट है भी कि नहीं है? करेक्ट। नेटिव ने जो आपको चार्ट दिया है, डेट ऑफ बर्थ दी है, आप तो उसी को बेस मान के चलोगे, है ना? अब आपको क्रॉस चेक सबसे पहले करना चाहिए कि वेदर जो चार्ट आप पढ़ रहे हो आपके सामने है, क्या वो एक्यूरेट है भी या नहीं है, क्या वाकई बृहस्पति लगन में है या नहीं है। तो जब भी नाड़ी में ऐसे सूत्र आपको मिल जाते हैं, एम्पल ऑफ सूत्र हैं, अगर किसी के बृहस्पति लगन में हो तो सबसे पहले जगजीत जी आप देखेंगे ऐसे जातकों के सिर में बाल्डनेस होती है, बाल कम मिलेंगे आपको जहां भी बृहस्पति लगन में बैठा होगा। जीवन काल में इनका स्टमक हमेशा अपसेट मिलेगा आपको, पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या इनको जीवन में होती है। जी। आप ये चीजें क्रॉस चेक कर सकते हो अपने अपने नेटिव से, जी। देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। इसका मतलब कि वाकई वो जो चार्ट है जो आपके सामने है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। जी। अगर मान लो इनमें से दोनों ही चीजें उसके साथ घटित नहीं हो रही हैं या अप्लाई नहीं करती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ आपके पास बीटीआर का स्कोप है। जी। इसका मतलब जो चार्ट आपके सामने है वो इनएक्यूरेट है। तो ऐसे ही करेक्ट। बृहस्पति लगन में होगा और क्या क्या इम्पैक्ट डालता है। अभी तो केवल हमने प्लेसमेंट, एक प्लेनेट की प्लेसमेंट देखी है, अभी हमने इसमें कंजंक्शंस और आस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया है। जबकि कंजंक्शन और आस्पेक्ट वैदिक में दो अलग अलग सिद्धांत हैं। वैदिक में कंजंक्शंस और आस्पेक्ट को दो अलग अलग चीजों के तौर पे देखा गया है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में आपको आस्पेक्ट जैसा कोई भी, आस्पेक्ट से ज्यादा कंजंक्शंस को ज्यादा डिटेल फॉर्म में बताया गया है। उस पर हम आगे बात करेंगे। अब मान लीजिए किसी के चार्ट में आपको सूर्य देव लगन में दिखाई देते हैं, तो एक क्या सरनिंग सी प्रेडिक्शन आप, या क्या सिम्टम बेस्ड प्रेडिक्शन आप कर सकते हो ऐसे जातकों अथॉरिटेटिव के? ईगो। वो तो हमें वैदिक में ईगो। पढ़ा हमने, लेकिन ईगो तो आपको नहीं पता ना कि उसके अंदर है या नहीं है। हो सकता है वो सामने बैठा व्यक्ति जो है रॉयल बहुत ही नेचर। शालीन हो, हम्म। ईगो ना हो उसके अंदर। तो फिजिकली आप कैसे चेक कर सकते हो? ऐसे जातकों के ना बाल आपको बहुत थिन हल्के दिखेंगे, हल्के। थिन हेयर होंगे, हाँ जी। पतले बाल होंगे, यानी कि बाल्डनेस नहीं होगी, पर हाँ बाल कम होंगे और बहुत हल्के होंगे। और कई तरीके से इसमें प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। चंद्रमा अगर किसी के लगन में बैठा आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप क्या प्रिडिक्शन करोगे? यानी कि कैसे उसको क्रॉस चेक करोगे आप कि ऐसा जातक ना नहाते हुए पानी की वेस्टेज बहुत करता है, वेस्टेज ऑफ वाटर। वैदिक में बोलते हैं ऐसा चंचल होगा, है ना, वेवरिंग माइंड होगा। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग, भृगु नाड़ी से हम छोटी छोटी प्रिडिक्शन से या छोटे छोटे सिम्टम बेस्ड चार्ट को चेक भी कर लेते हैं और सामने वाले को सरप्राइज भी कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी का बुध बैठा है अगर लगन में, बुध दिखाई दे रहा है आपको, अकेला बैठा दिख रहा है, अभी हम अकेले प्लैनेट की बात कर रहे हैं।
यदि ऐसे जातक के चीक्स पे डिंपल पड़ते हैं ना, कई लोगों के देखे होंगे आपने डिंपल, ये मरकरी लगन वाले हैं। ऐसे लोगों के स्कैंडल जरूर बनते हैं। जवानी में स्कैंडल जरूर बनता है, कोई ना कोई स्कैंडल बनेगा, जरूर बनेगा। यानी कि समाज में बदनामी का कारक बनता है बुध, लगन में बैठा हुआ बुध। छोटी छोटी प्रिडिक्शंस हैं। शनि बैठा है मान लो किसी का, अगर आपको शनि दिखाई दे रहा है तो ऐसा जातक क्या होगा? एक तो सर हेयर उसके काला बहुत बाल होंगे। होगा सर। ये कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी का या अपने ऑफिस का छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं का अध्यक्ष होगा। या हो सकता है आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हो, अपनी कॉलोनी का अध्यक्ष हो, है ना, या अपने ऑफिस में हो सकता है कि ऑफिस का कोई ना कोई ये, ऑफिस में भी तो एक वो होती है ना आपकी यूनिटी होती है ना, उनको कहीं ना कहीं ये, या फैक्ट्री ओनर हो सकता है। मोस्टली ऐसे जातक जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मिलेंगे आपको, तो फैक्ट्री ओनर भी मिल सकते हैं आपको ऐसे जातक, है ना। या नौकरी अगर कर रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी, कौन से स्तर पे नौकरी कर रहा होगा? प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। और बिजनेस होगा, अगर बिजनेस में है, इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंध होगा। ऐसे राहु की बात करते हैं, लगन में आपको राहु दिखाई दे, है ना, ऐसे जातकों के आपको सबसे पहला सिम्टम क्या है? दाढ़ी और मूछ जरूर होगी। आजकल तो ब्रेड का बड़ा फैशन है ना शिवा? क्यों है? जी सर। क्यों यंगस्टर ज्यादा दाढ़ी मूछ बना के घूमते हैं? राहु काल चल रहा है राहु अभी। का प्रभाव है ना। राहु मोस्टली, अब हम टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके चलते हैं, टेक्नोलॉजी को, राहु को हम कैरी कर रहे हैं। तो राहु का जहां प्रभाव ज्यादा होता है या लगन में राहु आपको दिखाई देगा, ऐसे जातकों के आपको ब्रेड जरूर दिखाई देगी, ब्रेड जरूर रखेगा। तलाकशुदा हो सकता अगर मैच्योर्ड है ना, या कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इंटरेस्ट होगा, या कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। केतु की बात करते हैं। केतु जिनके भी लगन में होता है, आप सिम्टम बेस कैसे चेक कर सकते हो कि वाकई केतु जो लगन में दिख रहा है वो सही दिख रहा है? फ्रेंच कट दाढ़ी होगी सर। ऐसे जातकों के ना दांत के ऊपर दांत होता है, इनके जो टीथ होते हैं अनइवन होते हैं। अनइवन टीथ मिलेंगे आपको, हमेशा दांत के ऊपर दांत मिलेगा आपको। चेहरे पे कोई ना कोई तिल का निशान जरूर होगा, फेस पर, या इसके पार्टनर के, अगर शादीशुदा है तो पार्टनर के तिल होगा या नेटिव के खुद तिल होगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। ये जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैंने बोली हैं ये सारी चीजें मैच करती हो, पूजा जी। हाँ अभी जी। तक जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं ये जरूरी नहीं है कि मैच करती हूँ। मुझे मालूम है वनीता जी का हाथ खड़ा हो गया है। वनीता जी, ये केवल अभी हमने एक प्लेनेट की बात की है, अभी ना हमने युतियों की बात नहीं की है। सर मैं युतियों का खाली प्रभाव आते ही चीजें बदल जाती हैं। सर मंगल की बात कर रही थी, मंगल रह गया। बाकी मतलब सारे हो गए, मंगल रह गया। मंगल के कारकत्व क्या है, नैसर्गिक कारकत्व क्या है? आपके मंगल बैठा है क्या? नहीं मेरे नहीं बैठा, मैं नोट बना रही थी तो लगा मंगल रह गया, अरे मंगल अभी आप डिस्कस में। नोट्स मत बनाओ, आप तो आ ही रहे हो इस क्लास में। हाँ जी सर। सूर्य जिनके सेकंड भाव में होता है, आपको कुंडली में सूर्य अगर दिख जाए तो ऐसे जातकों के पास धन कम होगा, धन की कमी रहती है, हाथ खाली रहेगा इनका। खाना खाएगा लेकिन चुनिंदा, स्टैंडर्ड का खाना खाएगा, स्टैंडर्ड की वाणी बोलेगा, रोबदार वाणी में क्या होगा? रोब रोब होगा, एक डिक्टेटर होगा, एक अथॉरिटी होगी, एक फरमान होगा, रिक्वेस्ट बेस्ड नहीं होगी वाणी।
आदेशात्मक जिसको बोलते हैं ना, आदेश देना, ऐसी वाणी होगी, रोबदार वाणी होगी। क्योंकि सेकंड भाव ऑर्डर किसका है? करेगा। सेकंड भाव किसका है? धन, कुटुंब और वाणी वाणी। का। हाँ जी। धन, कुटुंबियों में भी इसका दबदबा होगा। और चौथी चीज है इसमें, खान पान। तो हमारे रॉयल मुख का खाना। है, मुंह का है ना, तो यहां से खान पान भी देखा जाता है, खान पान की हैबिट्स देखी जाती हैं। तो ये चीजें आपको बीटीआर में और एनालाइज करने में, नेटल चार्ट को के टाइमिंग को चेक करने में, आपको नाड़ी के सूत्र बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहेंगे। अब मान लीजिए किसी का अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्र आपको दिखाई दे रहा है सेकंड भाव में, है ना, ऐसे जातक जनरली धनवान होते हैं, पैसे वाले होंगे। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में और लाल किताब में भी चंद्र को इस भाव में उच्च का माना गया है। और चंद्र कैश लिक्विडिटी का कारक लिक्विडिटी का। हाँ जी। है ना। तो भृगुनंदी नाड़ी में भी ये बताया गया कि चंद्र यदि दूसरे भाव में है तो ऐसे जातक धनवान होते हैं, जल्दी जल्दी बोलने वाले होते हैं, है ना। अगर इनकी स्पीच कैसे होती है, जल्दी जल्दी बोलते हैं। और मोस्टली इनको लिक्विड डाइट ज्यादा पसंद होती है। लॉन्जिविटी की बात करें तो लॉन्जिविटी कम होती है, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ नहीं होते ऐसे जातक, है ना। और वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, कौन से प्लेनेट का कंजंक्शन है। नाड़ी में कंजंक्शन और वैदिक में आस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस, किस किस का? राशि का, नक्षत्र का और प्लैनेट्स का, किसका इन्फ्लुएंस है, उसमें हम इन चीजों से एनालाइज करते हैं। और इसमें कैसे करेंगे? नाड़ी में केवल और केवल कंजंक्शन बेस्ड, कि चंद्रमा का कंजंक्शन किन किन प्लैनेट से बन रहा है। मंगल की बात करें यहाँ पे, अगर किसी के सेकंड भाव में आपको मंगल, अभी हम अकेले प्लेनेट की बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अकेले प्लेनेट की बात कर रहे हैं। जब कोई प्लेनेट से प्लेनेट जुड़ेगा तो शिवा, ये चीजों में ना ट्विस्ट आ जाएगा, प्रिडिक्शन में ट्विस्ट आ जाएगा। जी सर। दो प्लेनेट जुड़ेंगे तो प्रिडिक्शन बदल जाएगी, तीन प्लेनेट जुड़ेंगे तो प्रिडिक्शन किसी और तरीके की निकलेगी। इन सब चीजों को हम अपनी पूरी वर्कशॉप में, पूरे कोर्स में समझेंगे और सीखेंगे। मंगल दूसरे भाव में हो, ऐसा जातक जिंदगी भर कर्जदार रहता है, कर्जा रहता है ऐसे जातक पे, और बीमारी भी रहती है, कोई ना कोई बीमारी, मेजर रोग जरूर होता है। परिवार में हमेशा झगड़े रहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रहेंगे परिवार में, पारिवारिक झगड़ा सारी जिंदगी झेलना पड़ता है। टमाटर खाना, लाल मिर्च खाना इनको ज्यादा पसंद होता है। आप इनकी डाइट में देखोगे ना, तो कच्चे टमाटर पे ना लाल मिर्चे डाल डाल के खाते हैं ऐसे जातक। मीठा खाना भी इनको पसंद होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी वाणी में आपको कड़वाहट, तीखापन दिखाई देगा। जब भी बोलेंगे, लाल मिर्च अगर लग जाए तो शिवा, कैसा फील होता है? तन बदन में आग जलन। लग जाती है। ये जब भी बोलेंगे सामने वाले के तन बदन में आग लग जाएगी। मतलब जब भी बोलेंगे कड़वा, कड़वा ही बोलेंगे, और डरते नहीं किसी से, इनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होती, डरपोक नहीं होते, डेयरिंग होते हैं। बुद्ध की बात करते हैं, मान लीजिए किसी का बुद्ध दिख रहा है आपको अकेला बैठा हुआ, अभी कंजंक्शन की बात नहीं करते, ये कैसा खाना खाएगा? ये टुकड़ों में खाना खाएगा, थोड़ा थोड़ा, एक बार भरपेट के खाना नहीं खाएगा, है ना। टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा खाते हैं ऐसे जातक, हर दो दो घंटे में खाएंगे, छोटे छोटे इंतराल पे खाएंगे, शॉर्ट, है ना, सारा दिन खाते रहते हैं। हरी सब्जियों में ककड़ी इनको सबसे ज्यादा पसंद होती है, हरी सब्जियां और ककड़ी जैसी चीजें, हरी चीजें खाना इनको ज्यादा पसंद होता है। बात करते करते ये अपनी बात को दोबारा रिपीट करते हैं, यानी कि एक बार बात करने पे जैसे दूसरे लोग बात को खत्म कर देते हैं, ये दोबारा रिपीट कर जरूर करते हैं बातों को। जैसे कि बात करते, हाँ अच्छा हम कहाँ पर थे, हम क्या बात कर रहे थे, तो रिपीट करके अपनी बात पे दोबारा आते हैं।
यानी कि अगर वाणी की बात करें, इनके द वे ऑफ टॉकिंग या द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन साफ झलकती है इनकी वाणी में, इनकी कम्युनिकेशन में। बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति अकेला दिखाई दे रहा है। ऐसे जातकों को आलू बहुत पसंद होते हैं। आलू के पराठे खिला लो, आलू की सब्जी खिला लो, आलू बोड़े खिला लो, हर चीज में आलू जरूर इनको पसंद होते हैं। आलू बड़े हो गए, समोसे हो गए, है ना। और सलाह ज्यादा देते हैं, बिना मांगे सलाह, बिना मांगे ही सलाह देनी। इनकी वाणी में सलाह की आपको सिम्टम दिखाई दे जाएंगे। अच्छे कंसल्टेंट भी बनते हैं, सलाहकार भी बन जाते हैं ये अच्छे, अगर एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, है ना। बिना मांगे देते हैं, गुरु, टीचर, है ना। या बुजुर्गों के साथ रहना इनको पसंद होता है, बुजुर्गों की कंपनी इन्हें ज्यादा भाती है इंस्टेड ऑफ यंगस्टर। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपको किसी के सेकंड भाव में दिखता है, तो ऐसे जातकों को क्या खाना पसंद होता है शिवा? लग्जरियस फूड। सबसे पहले तो दही देखना इनको बहुत पसंद होगी, अच्छा। फेवरेट फूड होगा सफेद। इनका दही। हम्म। चावल बहुत खाते हैं ये, राइस, दही चावल, साउथ इंडियन फूड्स, साउथ इंडियन फूड इनको बहुत पसंद होता है ना। और ये खाने को ना हमेशा सजाकर, सजाकर समझते हो कि टेबल पे सारी कटलरी सिस्टमेटिकल ऑर्डर में होगी, है ना, प्लेटें भी अलग अपना तरीके से, अलग अलग कटोरी में सब्जियां। प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेबल खाना चाहिए इनको। इनको चलते फिरते खाना नहीं चाहिए। प्लेट में भी अगर लगाएंगे तो हर एक चीज सिस्टमेटिकली लगा के सजा के, जैसे अचार पापड़, है ना, और हर एक चीज सब्जियां वब्जियां ये वो सब सजा के खाना खाना पसंद होता है इनको। भले ही खाना इन्होंने थोड़ा हो। और होटल में खाना इनको बहुत पसंद होता है, आउटसाइड होम, होमली फूड से ज्यादा आउटसाइड फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे जातक। इनकी वाणी में एक अट्रैक्शन होती है, और आंखों में भी आप देखोगे, चाहे चंद्रमा हो चाहे शुक्र हो, इनकी आंखों में आपको एक चमक दिखाई देगी। और ऐसी ही बहुत सारी और प्रोडिक्शंस हैं जो इनके नैसर्गिक कारकत्वों से आप इंस्पायर्ड होके लॉजिक को समझ के खुद कर सकते हो, खुद बना सकते हो और मैच कर सकते हो। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएंगी, नेटिव में खुद दिख जाएंगी आपको। शनि की बात करते हैं। मुख्य प्रभाव क्या होता है शनि सेकंड हाउस वालों का? मान लो एक कुंडली आई है आपके सामने, शनि आपको सेकंड भाव में दिख रहा है। अब आप पहले उसको देखना चाहते हो कि वाकई सैटर्न इसका सेकंड हाउस में है। कहीं आपको यहाँ एज पे दिखाई दे रहा होगा एज पर डिग्री, है ना। तो अब आप वैदिक में जाते हो, तो वहां आपको क्या कंसेप्ट याद आता है शिवा? भाई ये जिसे जो प्लेनेट है भाव आरंभ में है, या हम्म, भाव मध्य में है, या भाव अंत में अंत है। महर्षि पराशर जी ने तो बहुत ज्यादा ही डिटेल में दिमाग का दही कर दिया है ना, कि भैया पहले चेक करो भाव आरंभ में है, भाव मध्य में है, या भाव अंत में है। अब उसके लिए क्या करोगे आप निकालोगे उसकी डिग्रियां, लगन की डिग्री जी। निकालोगे, भाव की डिग्री निकालोगे, उससे कैलकुलेट करोगे, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर दिस सैटर्न इज भाव आरंभ में है, मध्य में है, या अंत में है। और उसके प्रभाव कौन से भाव पे ज्यादा आ रहे हैं, क्या अपने से पिछले भाव पे या अपने से आगे वाले भाव पे, कहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। इतनी सारी एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि शनि है कहाँ पर। लेकिन नाड़ी में आपको कितना आसान है। नाड़ी में आपने सिंपली ये देखना है कि यदि ये व्यक्ति किसी की दूसरों में गलतियां ज्यादा ढूंढता है, एनालिसिस ज्यादा करता है, दूसरों की गलतियों को ढूंढना, दूसरों में गलतियां ही ढूंढता है, नेगेटिविटी को ढूंढता है, तो इसका मतलब क्या है? शनि वाकई दूसरे भाव में है। जी सर। अगर ऐसे जातक की वाणी में लॉजिकली बोल रहा है, यानी कि जो भी बात ये कह रहा है उसके पीछे लॉजिक दे रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है, इसका मतलब शनि सेकंड भाव में है। जी। अगर इसका लॉ से लेके, लॉ के साथ कोई संबंध है, या तो लॉयर है या कानूनबाज है,
लॉ अगर नहीं भी पढ़ी इसने तो कानूनबाज होगा, कानून की जानकारी रखने वाला होगा, या हर बात पे कानून झाड़ने वाला होगा, कानूनबाजी करने वाला होगा। और मुख्यतः कुटुंब में भी ऐसे जातक जो होते हैं थोड़े से बदनाम होते हैं, नापसंद किए जाते हैं, अपनी इसी बुराई की वजह से नापसंद किए जाते हैं। चाहे अपना कुटुंब हो, चाहे जिस भी बिल्डिंग में रहते होंगे, बिल्डिंग के लोग भी इनको पसंद नहीं करते होंगे, बिल्डिंग में भी कोई इज्जत नहीं होगी इनकी। और ऐसा जातक जीवन में एक बार लंदन जरूर जाता है, उस पर भी बात करेंगे हम। खाने की बात करें तो ऐसे जातकों को ठंडा खाना या बासी खाना। बासी खाना बहुत पसंद होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम आपको, आप कुंडली बीटीआर करने में आपको हेल्प कर देगी, है ना। शनि के साथ यदि केतु का संबंध हो जाए, यहाँ पे एक युति की बात करते हैं, चलो मान लीजिए किसी का शनि और केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, है ना, या कहीं भी बैठे हैं मान लो, ये ना केवल दूसरे भाव पे तो कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, परंतु युतियों का प्रभाव जो है किसी भी भाव में एक जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। जैसे कि शनि केतु की बात करें तो इनकी घर में, इनके घर में ही फैमिली में, यानी कि कुटुंब में, कुटुंब तो बड़ा होता है ना, चाचा ताऊ मामा, है ना, फूफा फाफी, बहुत बड़ा होता है कुटुंब। या सोसाइटी की बात करें, या जिस बिल्डिंग में रहते हैं, 3 वकील इनके आसपास जरूर होते हैं, इनके टच में, या इनकी सोसाइटी में होंगे, इनके कुटुंब में होंगे, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, बिल्डिंग में हो सकते हैं, या ये खुद भी वकील हो सकता है। तो जब दो प्लेनेट जुड़ते हैं ना तो थोड़ी सी प्रिडिक्शन में चेंजेस आ जाते हैं, बेसिक चीजें वही रहते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन आपकी बदल जाएगी, प्रिडिक्शन का तरीका बदल जाएगा। राहु की बात करते हैं, राहु है किसी के सेकंड भाव में, एनीबडी हैविंग राहु मेरे इन द सेकंड मेरे में है हाउस। सर, मेरे सेकंड भाव में। मोस्टली जातकों का अगर राहु सेकंड भाव में है तो एक दांत में प्रॉब्लम जरूर आती है, या तो दांत टूटा होगा, या कभी ना कभी थोड़ा क्रैक होगा, या एक दांत उखड़वाया होगा, एक दांत कम होता है, 32 ही नहीं होती। फैमिली में रात में डेथ जरूर होती है, किसी ना किसी बुजुर्ग की या किसी व्यक्ति की रात में डेथ होती है, और बॉडी घर में रात भर रहती है। और ऐसे जातकों के जब भी चोरी होगी या बेईमानी होगी, रात में ही चोरी होगी, दिन में चोरी नहीं होगी, रात में होगी। और ऐसे जातकों को ना, जो मुंह से बोलते हैं ना, ज्यादातर सच हो जाता है। शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं संजय अरोड़ा सांप जी? की जुबान। सांप की जो काली जुबान, अच्छा। मुख्यतः ये बदनाम होते हैं यार, ये काली जुबान वाला है जो कहता है, सही हो जाती है बात। सरस्वती रखी होती है सर जुबान में। सरस्वती है ना राहु। जो बोलेगा सच हो जाता है ना। और ऐसे जातक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं अगर इन्होंने इस एनर्जी को सही से यूटिलाइज किया, राहु की एनर्जीज को प्रॉपर वे में चैनलाइज किया, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी ये जीवन में जरूर बनते हैं। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन देते हैं ना, मतलब जो कहते हैं, अगर जैसे इन्होंने कहा सरस्वती, यहाँ सरस्वती को पूजना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। राहु को अच्छा करने के लिए आप यदि सरस्वती की पूजा करते हो, ये भी देखो एक रेमेडी है, सरस्वती का पूजन करते हैं, सरस्वती को मना लेते हैं, तो आपकी कही हुई कोई भी बात जो है पत्थर की लकीर हो जाती है। और अगर आपकी बात सच्ची होने लग जाए तो एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, है ना, वो तो आप बन ही गए हो वैसे। तो सर अभी इसलिए ऐसे जातकों को ना बिना सोचे समझे किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। सुपर नेचुरल पावर आ जाती है इनकी वाणी में। सैंडविच खाना इनको अच्छा लगता है,
या साबूदाने की खिचड़ी। खिचड़ी खाना इनको पसंद होता है। या जो मूंगफली होती है ना, ग्राउंड नट, पीनट्स। ड्रिंक भी करेंगे तो पीनट्स साथ में जरूर खाएंगे। ये बिल्कुल सही है। हैं डॉक्टर साहब? मैच करे से सारी बातें, एक ऊपर से लेके नीचे तक। और अगर फॉरेन खाने की बात करें तो इनको चाइनीज खाना पसंद होता है। फास्ट फूड इनको अच्छा लगता है खाना। ओकेजली फास्ट फूड खाने के लिए ये थोड़े से अपने वो भी छोड़ देते हैं, है ना, डाइट प्लान भी। चीट चीट कोड होता है ना, क्या करते हैं उसको? चीट डाइट। चीट डाइट कर चीट देते डे। हैं कई बार। केतु की बात करते हैं। केतु जिनके भी सेकंड भाव में होते हैं, ऐसे जातक बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। इनकी भाषा कैसी होती है, बोलचाल जल्दी जल्दी बोलेंगे, स्पीड से बोलेंगे, लेकिन इलॉजिकल बोलते हैं। लॉजिक की कमी होती है, या सामने वाले को अपनी बात जो है ना, अपनी बात का जो तत्व है वो समझा नहीं पाते। हकलाकर, जनरली हकलाना। और इनको कई बार समझ में नहीं आता कि बोलना क्या है। ऐसा प्रभाव आपने वैदिक में पढ़ा होगा। जब गोचर में, ट्रांजिट में केतु का गोचर होता है सेकंड भाव से, तो उस फॉर द टाइम बिंग के लिए नेटिव के साथ ऐसी ही कुछ चीजें जो हैं घटित हो रही होती हैं, है ना। लिखने में भी अगर बात करें, चलो लेखन की बात नहीं करते, भी स्पाइसी फूड इनको पसंद होता है। स्पाइसी खाना, तीखा खाना, जैसे पापड़ हो गया, अचार हो गया, मिर्ची हो गई, है ना, चिली पनीर हो गया। जमीन के अंदर उगने वाली चीजें इनको ज्यादा पसंद होती हैं। जो भी चीजें जमीन के अंदर उगती हैं, रूट लेवल से निकलती हैं, जैसे अदरक हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, शलगम हो गई, ये सारी कहाँ होती हैं? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड फूड इनको ज्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी नेटिव के चार्ट को सबसे पहले जो नैसर्गिक कारकत्व हैं उसके अनुसार हर भाव में चेक करके और मैच कर सकते हो कि वाकई क्या मुझे इसमें पहले बीटीआर का स्कोप है। और जब आप प्लेनेटरी कंजंक्शन की बात करोगे, कंजंक्शन युतियों की बात करोगे, तो वैदिक में हमने कितने तरीके से प्लेनेट को प्लेनेट से जुड़ते हुए, यानी कि आस्पेक्ट को पढ़ा हमने, संजय जी। हमने हर प्लेनेट का सेवंथ आस्पेक्ट यूनिवर्सल माना है। हर प्लेनेट अपने से सातवां आस्पेक्ट जो है, सातवें आस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस करता है दूसरे प्लेनेट को। इसके अलावा कुछ प्लेनेट को, जैसे मंगल, शनि, बृहस्पति को हमने स्पेशल आस्पेक्ट दिए हैं, दो दो आस्पेक्ट मिले हैं इनको, है ना। ऐसा ही पढ़ा आपने वैदिक में। जी सर। लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में महर्षि भृगु जी ने जो कंजंक्शन का फार्मूला, प्लेनेट टू प्लेनेट कंजंक्शन, प्लेनेट, एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट के साथ जो कंजंक्शन है, उसके लिए जो सूत्र दिए हैं, वो बहुत हद तक हमने वैदिक में भी पढ़े हैं। अपार्ट फ्रॉम सेवंथ म्यूचुअल एस्पेक्ट जो कॉमन एस्पेक्ट है, और स्पेशल एस्पेक्ट के अलावा भी आपने कुछ एस्पेक्ट पढ़े थे, आपको याद होगा। वो चार्ट भी मैंने आपको दिया था वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिनका कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में आपने वही, उसी को किसका नाम दिया है? वेस्टर्न एस्पेक्ट्स। याद है किसी को? सर वो 2 12 6 8 ये सब एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं क्या? याद है? वेस्टर्न एस्पेक्ट्स पढ़े थे हमने। 15 डिग्री कंजंक्शन, 45 डिग्री, 30 डिग्री कंजंक्शन, है ना, 60 डिग्री अच्छा। कंजंक्शन, 90 डिग्री कंजंक्शन, एक सौ हिट बीस डिग्री हिट हाँ सर, हिट वो ट्राइन ट्राइन सेक्सटाइल क्वाड्रेंट। यस। उसको क्या किया है वेस्टर्न्स ने? कुछ नहीं किया।
कंसेप्ट सारे हमारे ही हैं, है ना, अपना नाम देके, और उसको अलग अलग नाम दे दिए। ट्राइन दे दिया, सेक्स, क्या क्या नाम थे, सेक्सटाइल क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, सेक्सटाइल, सेमी टेक्सटाइल, सेक्सटाइल, है ना। सेमी टेक्सटाइल। इस तरीके से उन्होंने 8-10 एस्पेक्ट बना दिए। वो कुछ नहीं है बेसिकली, वो बेसिक कंसेप्ट भृगुनंदी नाड़ी से आपको समझ में आएगा। भृगु जी ने उसी कंसेप्ट के बेस पर प्लेनेट टू प्लेनेट की कंजंक्शंस को और उनसे होने वाले प्रभाव को समझाया है नाड़ी में। प्लेनेट के कारकत्व एक दूसरे को कितने लेवल पे कैसे प्रभावित करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें वक्री कंसेप्ट को नहीं लिया गया है, वक्री कंसेप्ट को भी लिया गया है। प्लेनेट वक्री होगा तो कौन से प्लेनेट से कंजंक्ट होगा और कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, प्लेनेट मार्गी है तो कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो कुल मिला के ये जितने भी हैं केपी एस्ट्रोलॉजी का वेस्टर्न एस्पेक्ट्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो युतियां हैं, है ना, या जिसको वेद बोला गया है, वेद वाली जो डिफिजन आई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसका कहीं ना कहीं वे जो बेस है वो भृगु संहिता की कंजंक्शंस थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। और इस कंजंक्शंस के द्वारा हम प्लेनेट से कौन सा प्लेनेट किस लेवल पे जुड़ रहा है, उससे क्या प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, इसको हमें भृगुनंदी नाड़ी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, भृगुनंदी नाड़ी का में कोई दशा नहीं है, दशा सिस्टम नहीं है कुछ भी। प्लेनेट रिजल्ट कब देगा, वैदिक में तो आप दशाएं देखते हो, है ना, गोचर देखते हो, और और नैरो डाउन करना हो तो आप फिर वर्षफल देखते हो, है ना, ये चीजों से आप अंदाजा लगाते हो कि घटित कब होगा। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में जो सूत्र दिए गए हैं उसमें जितने भी इवेंट बेस्ड, इवेंट कब घटित होगा, कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा और कब घटित होगा, इसका टोटल बेस जो है वो प्लेनेटरी प्रोग्रेशन है। प्लेनेट का प्रोग्रेशन कितना प्रोग्रेस कर गया है ये आप समझोगे इसमें, नाड़ी में, और क्या इवेंट वो प्रोड्यूस करेगा, कब करेगा। देखो प्लेनेटरी कंजंक्शन कंजंक्शन से आपको पता लगेगा कि इवेंट होगा या नहीं होगा, कोई इवेंट का प्रॉमिस है या नहीं है। अगर है तो प्रोग्रेशन आपको सिंप्लीफाइड वे में बता देगा कि ये घटना कब घटित होगी। बात हो शादी की, बात हो बच्चे की, बात हो नौकरी की, चेंज इन प्रोफेशन हो, फॉरेन ट्रेवल हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, धन की बात हो, तलाक की बात हो, किसी भी इवेंट की बात हो, नाड़ी आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में, एक तो कंजंक्शंस बेस पे आप चार्ट को कैसे रीड करोगे, चार्ट में प्रॉमिस है या नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें आपको कोई भी डिविजनल चार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना भृगु जी ने डिविजनल चार्ट के बारे में कोई उल्लेख किया है। सिंपल फार्मूला है, कंजंक्शन, प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेनेट टू प्लेनेट कंजंक्शन, और उस प्लेनेट का प्रोग्रेशन रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला होता है। कुंडली कितनी प्रोग्रेस कर गई है, प्लेनेट कितना प्रोग्रेस कर गया है, इसके बेसिस पर आप प्रिडिक्शन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। पंच महाविद्या के स्टूडेंट, पंच महाविद्या 1 और पंच महाविद्या सीजन 2 के स्टूडेंट्स के लिए, पंच महाविद्या क्या है शिवा? जी सर, वो मैं पराशरी का स्टडी, उसके बाद फिर केपी का 5 स्टडी। महाविद्याओं का संगम है पंच जी महाविद्या, सर। जो हम्म, हमने एक कोर्स डिजाइन किया है पंच महाविद्या, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक। इसके बाद हम पढ़ाते हैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, इसके बाद हम पढ़ाते हैं, इसमें समझते हैं किसको, केपी केपी, भी। केपी एस्ट्रोलॉजी को केपी। समझते हैं डिटेल में, एडवांस, है ना, बेसिक और एडवांस। इसके बाद इन ऑर्डर बी। भृगुनंदी नाड़ी, जो अब लाल इन ऑर्डर किताब। आपको मिल रही है। इसके बाद आप पढ़ोगे लाल किताब, जी। है ना।
ये 5 महाविद्याओं को समझ के, और इसके साथ आपको बंडल में हमने क्या क्या दिया था, पैकेज में आपको वर्कशॉप्स। क्या कितनी वर्कशॉप मिली थी, याद है किसी को? अभी थी पाँच सर छः 10-15 ज्यादा थी। थी। हाँ। है 10+ थी सर। 10+? 10 के आसपास थी। कितनी कर चुके हो आप अभी तक, कितनी कर चुके हो प्रभु? आप तो पहले बैच के स्टूडेंट हो, आपको तो पता सारी होना होगी थी। डेप्थ एंड चाहिए। लॉन्जेविटी, प्रोजिनी और वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, यही है सारे। मेडिकल भी थी सर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, देखो, पंच एजुकेशन। महाविद्या, पंच महाविद्या मेगा पैकेज में आपको वैदिक मिली, केपी मिली, जैमिनी मिली, अब नाड़ी मिल रही है, फिर इसके बाद आपको लाल किताब मिलेगी, है ना? इसके साथ आपको वर्कशॉप की बात करें तो डेथ एंड लॉन्जिविटी आप, है ना, कर चुके हैं। मैरिज आपको मिलेगी, मैरिज, रिलेशनशिप और सेक्स एस्ट्रोलॉजी पे हम 10 दिन बात करेंगे, सिर्फ टॉपिक कंसर्न रहेगा। प्रोजनी में बच्चा होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, आईवीएफ से होगा, है ना, उसके ऊपर हमने बात की है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में टोटली फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहने वाली है उस पर बात की है हमने। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको बीमारी से संबंधित कौन सी बीमारी होएगी, कब होएगी, नहीं होएगी, ठीक होएगी, नहीं होएगी, है ना, आखिरी बीमारी रहेगी, उस पे बात की है। फिर एजुकेशन का लेवल क्या रहेगा, प्रोफेशन क्या करो। इसके साथ साथ डिविजनल चार्ट्स आपने बहुत डिटेल में, अभी हमने PMV 2 के कंप्लीट किए हैं। नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों को हमने इन डेप्थ समझा था। ये PMV 1 वाले कर चुके हैं ना नक्षत्र? हाँ जी, हाँ जी जी। सर। 2 वालों को नहीं मिला ना अभी? तो नहीं। जल्दी जल्दी मैं सबसे पहले ना ये BNN के बाद नक्षत्र ही इनको लॉन्च करूंगा। फिर इसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु हो गई, वेल्थ के बारे में हमने पढ़ा, प्रोस्पेरिटी जीवन में कैसे आएगी, वेल्थ कहाँ से आएगी। अष्टक वर्गा को समझा हमने, जो कि वैदिक का ही एक पार्ट है। वर्चुअल टेक्निक को हमने समझा डिटेल में, 5-6 दिन हमने पढ़ा इसको। प्रश्न कुंडली से कैसे प्रिडिक्शन करें, जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, पता ही नहीं है हम, तो उसको प्रश्न कुंडली से, 2 तरीके से प्रश्न कुंडली बनाना हमने, हम कर चुके हैं वर्कशॉप ये, PMV नहीं 1। सर। नहीं। केपी में तो आप सीख गए हो ना होरारी को? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, होरारी था सर केपी में। हाँ, अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूँ जो भृगुनंदी नाड़ी की खूबसूरती है। भृगुनंदी नाड़ी में आप होरारी को भी समझोगे, इसमें होरारी 70 होरारी के नाम से फेमस है ये। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, प्लेनेट टू प्लेनेट डिग्री कंजंक्शंस। ये सेम वैसा ही सिद्धांत है जैसा वैदिक में आपने पढ़ा था, एक सिद्धांत। म्यूट कर लीजिए रूपाली जी। वैदिक का एक कंसेप्ट पढ़ा था ना आपने, कौन प्लेनेट आगे है, कौन प्लेनेट पीछे है, पढ़ा था आपने, जी याद सर, है? पढ़ा है जी सर। सर। जी। डिग्री के हिसाब से, डिग्री डिग्री के कंजंक्शन के हिसाब हिसाब से। से, यानी कि डेस्टिनी और डिजायर। आपने डिजायर, वहां क्या हाँ पढ़ा जी। था? प्लेनेट की डेस्टिनी और और प्लेनेट उसकी की डिजायर डिजायर। क्या है? ये कंसेप्ट हमने वैदिक में समझा था। हाँ जी। अब ये कंसेप्ट बेस्ड कहाँ से है? ये कंसेप्ट भृगु संहिता से ही उठाया गया है, जिसको कि 70 होरारी के रूप में डिस्क्राइब किया है। जैसे मान लो किसी की कुंडली में सूर्य 10 डिग्री पे है और शुक्र जो है इससे आगे बैठा है 15 या 20 डिग्री पे। एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो, शुक्र शुक्र 10 डिग्री पे है और सूर्य 20 डिग्री पे है। 2 सिनेरियो आपके सामने है, दोनों प्लेनेट कंजंक्शन में है, आपको क्लियर हो गया, दिख हाँ रहा जी। हाँ है जी। ना? जी। अभी तो हमने कंजंक्शन की बात ही नहीं की। अब इन दोनों से आप कहीं भी हो कुंडली में, किसी भी भाव में, उससे कोई मैटर नहीं है, मैटर है, लेकिन उससे पहले क्या सटीक प्रेडिक्शन बनती है? सर वीनस। सूर्य, हाँ, सूर्य जो कि पिता का कारक है नैसर्गिक, और शुक्र जो कि आपकी पत्नी का या आपकी लग्जरीज का कारक है जीवन में। दक्षु
रूपाली जी म्यूट कर लीजिए। तो कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप पूजा जी? सर यहाँ पर वीनस एट्रीब्यूट्स कैरी कर रहा है सूर्य के ए में। तो हम एक मिनट। अब देखो ये अटक गए ना आप? हाँ हाँ जी सर। बिल्कुल अटक गए, है ना? बड़ा सिंपल है, देखो वैदिक वैदिक से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। नाड़ी जो है थोड़ी सिंप्लीफाइड है। कैसे? आपको पता है सूर्य पिता का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है। हाँ अगर जी। शुक्र आगे है इसका मतलब शुक्र किसके प्रभाव कैरी कर रहा है? वीन सूर्य के। है ना? इसको हाँ हम जी। ऐसे लेते हैं, सूर्य प्लस शुक्र, यानी कि सूर्य हम्म पीछे है शुक्र आगे है। और हम्म दूसरे सिनेरियो में शुक्र पीछे है और सूर्य आगे हम्म। है ना? अब क्या प्रिडिक्शन करोगे आप? अब डेस्टिनी और डिजायर के चक्कर में तो दिन निकल जाएगा पूरा, हाँ जी हाँ। और कस्टमर उठ के चल चल देगा, है ना? हम्म भाई सिंपल सी बात है। देखो एक प्रिडिक्शन क्या बनती है कि सूर्य आपके पिता है, शुक्र आपकी लग्जरी है। जिसके भी चार्ट में ये युति बनती है, ये योग बनता है, जहां आपका शुक्र जो है आपके सूर्य से आगे है डिग्री में, चाहे किसी भी भाव में हो। एक भाव में जरूरी नहीं है, हो सकता है शुक्र तो दो भाव आगे आगे जाता भी नहीं है। हाँ जी। 45 डिग्री से आगे तो जाता ही नहीं है, नहीं 43 जी। डिग्री से, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो शुक्र कहीं भी हो, क्या प्रिडिक्शन बनती है कि ऐसा जातक लग्जरीज लाइफ, अपनी पिता से ज्यादा लग्जरीज लाइफ जिएगा। ओके। यानी कि लग्जरीज पिता से आगे हैं। ऑलराइट। क्या? कि लग्जरी। आपके पिता यदि मान लो इस नेटिव के पिता यदि साइकिल पे चलते थे, तो लग्जरीज में ये अपने पिता से 2 कदम आगे रहेगा। यानी कि 4 पहिया वाहन तो होगा ही होगा। यहां बिल्कुल उल्टी बन जाती है प्रिडिक्शन कि इसके पिता ने ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी है, ये अपने पिता से कम लग्जरियस लाइफ जिएगा। पहली प्रिडिक्शन। दूसरी प्रिडिक्शन, शुक्र अगर मेल का चार्ट है, अगर शुक्र मेल का चार्ट है तो पत्नी का कारक बनता है। हाँ जी। अब यहां शुक्र जो है वो सूर्य से आगे है। इसका मतलब पत्नी में क्या होगी? शुक्र किसके प्रभाव कैरी कर रहा है? सन के। सन के प्रभाव कैरी कर रहा है। सन क्या देता है? नैसर्गिक सन कारकत्व। ईगो देता है। तो ईगो पत्नी देना। इगोइस्टिक हो सकती है, हाँ जी। पत्नी की ईगो भारी हो सकती है। हम्म सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, राज्य सरकार का कारक है, तो हो सकता है पत्नी कहीं ना कहीं प्रभावशाली फैमिली से हो, या हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर से हो, या इनका परिवार हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर से हो। क्यों? क्योंकि कौन सा कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो? डेस्टिनी, नंबर 1। ए कंसेप्ट डेस्टिनी, यहाँ शुक्र डेस्टाइंड है सूर्य के प्रभाव से। तो इसके बेसिस पर आप क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो, ये आपको नाड़ी में अच्छे से इलेबोरेट किया है। और बहुत ही स्टनिंग प्रिडिक्शंस आपको मैं नोट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, जो आप, और इसी को हमने 70 होरारी के रूप में इसको सीरीज में क्रमबद्ध किया है। 70 कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन। शिल्पी जी म्यूट कर लीजिए। बात समझ में आई आपके? क्या हो क्रांति? प्लेनेट टू प्लेनेट कंजंक्शन। अब क्या प्लेनेट एक ही भाव में जुड़ेगा? क्या सूर्य और शुक्र एक ही भाव में एक दूसरे से कंजंक्टेड है? मान लो सूर्य यहां बैठा है, ये आवाज किसकी आ रही है? सूर्य मान लीजिए यहां बैठा है और शुक्र मान लीजिए यहां बैठा है, तो क्या सूर्य शुक्र आपस में कंजंक्ट हैं? जी सर। वैदिक के हिसाब से तो कंजंक्ट नहीं है, नहीं है हाँ जी। नाड़ी के हिसाब से कंजंक्ट है। अच्छा। एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालेंगे डालेंगे। मान लीजिए सूर्य यहाँ है, शुक्र यहाँ है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। वैसा ऐसा कम ही संभव होता है, बट हो हम्म सकता है ना? इतना हम्म हो सकता है डिग्री के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम 43 डिग्री तक ही सूर्य से शुक्र अवे रह सकता है ना? हाँ जी। यहां भी सूर्य और शुक्र आपस में कंजंक्शन में है एज पर भृगुनंदी नाड़ी। अब इन दोनों की प्रिडिक्शन अलग बनेगी, इन दोनों की प्रिडिक्शन अलग बनेगी, और यहां अगर शुक्र बैठा है तो प्रिडिक्शन अलग बनेगी, यहां शुक्र बैठा है तो मोर और लेस सेम प्रिडिक्शन बनेगी।
तो कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट से कितनी डिग्री में कंजंक्ट है, उसके हिसाब से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसका मैं सूत्र आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड में लॉजिक समझा दूंगा। जैसे मैंने आपको वैदिक के लॉजिक समझाए हैं, ऐसे ही आपको नाड़ी के लॉजिक जब समझ में आ जाएंगे तो आपको ये सब याद रखना, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना रट्टे मारने से कभी एस्ट्रोलॉजी आती है, ये पता है आपको। जगजीत जी, बिल्कुल सर। 2 साल में रट्टे मरवाए क्या मैंने आपको? बिल्कुल भी नहीं सर। क्या क्या पढ़ चुके हो अभी तक 2 साल में आप? मोरोलेस सभी, एक नाड़ी को और शायद लाल किताब छोड़ के बाकी सब आप पढ़ चुके हो, जी। है ना? कट्टे काम भी नहीं आते सर। और रट्टे काम भी नहीं आते और भूल भी जाते हैं, है ना? तो हम्म, लॉजिक को समझो, इसमें लॉजिक ही समझाऊंगा मैं आपको नाड़ी के। और वो आपके लॉजिक ना केवल, अब आप भूल जाओ कि आप वैदिक से प्रिडिक्शन कर रहे हो, आप केपी के एक्सपर्ट हो, आप नाड़ी के एक्सपर्ट हो, ये सब टर्म्स आप भूल जाओ। आप किसके एक्सपर्ट हो? प्रिडिक्शन एक्सपर्ट हो। हमने आपको क्या बनाना है? प्रेडिक्टिव प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी। एक्सपर्ट। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, यानी कि आपकी प्रिडिक्शन में कहीं कमी ना रह जाए। आप दो तरह से उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपको ये सारी विद्याएं आती होंगी, अभी लाल किताब आपने नहीं पढ़ी, लाल किताब जब आप पढ़ लोगे रेमेडी के एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना? जेमिनी आप पढ़ चुके हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी विद्याओं का ज्ञान आपको क्या बनाता है? एक्सपर्ट इन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। जगजीत जी, हैंग हो गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो सही चल रहा है। सर। हाँ जी हाँ जी। भावना जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? भावना जी ने हैंड रेज किया है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ ये भी तो बता सकते हैं ना हम कि जैसे कि सूर्य की 10 डिग्री है और वीनस की 20 डिग्री है, हम्म। तो सूरज पहले है और हम्म। जैसे शुक्र बाद में है, तो हम जी। ये कह सकते हैं कि जो इसकी पत्नी है वो हम्म। ऐसी लाइफ उसकी पिता के घर में बहुत पैसे वाले घर की लड़की होगी, हम्म। और जो आएगी तो उसमें थोड़ा ईगो होगा क्योंकि पैसे वाले घर में रही है, हम्म। वो आदित्य के दस बिल्कुल डिग्री के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अथॉरिटी है ना। सूर्य, हाँ शुक्र अथॉरिटी कैरी कर रहा है, शुक्र राज सरकार भी है, शुक्र मान सम्मान का कारक भी है। तो किसी ना किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से पत्नी मिलेगी, पत्नी में ईगो होगी, पत्नी का आपका जो ससुराल होगा, यानी कि पत्नी का जो परिवार होगा, पिता परिवार होगा, वो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी समाज में, एक उनकी प्रतिष्ठा होगी। ऐसी बहुत सारी हाँ। प्रिडिक्शंस आपको हम इस अपनी वर्कशॉप में करना सिखाएंगे और आपको नोट भी करवाएंगे, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू। बस यही मुझे जानना था कि ना केवल एक प्लेनेट के, बल्कि अब शुक्र से अगर सूर्य आ गए तो क्या प्रिडिक्शन बनती है, जैसे मैंने बताया किस भाव में आ गए, कितने डिग्री में कंजंक्ट हो रहा है, उसके सबके अलग अलग इम्पैक्ट आपको प्रिडिक्शन के रूप में आप कर सकते हो। 2 प्लेनेट जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, आप देखोगे कहीं ना कहीं बीएनएन के हिसाब से 7 के 7 प्लेनेट आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और इसमें ये राहु केतु भी जुड़ जाते हैं, राहु केतु जुड़ेंगे तो कैसा प्रभाव देंगे, इसको भी समझेंगे हम, है ना? यस। तो ये कोर्स हम 31 से शुरू करने जा रहे हैं, 31 तारीख। हाँ, लेकिन आप रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग थोड़ा बिल्कुल देते हैं, किसने कहा आपको नहीं देते हैं? मुझे तो अभी कोई रिकॉर्डिंग आई नहीं है, शायद नहीं मिली है कोई कोर्स के आगे की। लेकिन क्योंकि आपने मैं कौन सा काम कोर्स किया करती हूँ मेरे तो यहाँ से? जो जो दूसरा दूसरा मैं करती थी, लेकिन कभी कभार आती थी कभी कभार नहीं आती थी, ऐसे हो जाता था, फिर तो पैसे देके नहीं किया था, अभी पैसे देके ही देखेंगे। भावना जी, आपने मेरे यहाँ से यदि कोई कोर्स लिया है, जैसे कि ये PMB 1 और PMB 2 के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, जगजीत जी हमारी रिकॉर्डिंग कभी आज तक आपको दिक्कत आई है, या बंद की गई है, या नहीं मिलती है आपको? डे वन से मतलब 3 साल होने को आ रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास पड़ी हैं, चल रही हैं और इंस्टेंट रिकॉर्डिंग लाइफ मिलती टाइम हैं। रिकॉर्डेड सेशन आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, और इवन यदि आप हमारी ऐप से रिकॉर्डेड सेशन भी परचेज करते हो तो वो भी लाइफ टाइम अवेलेबिलिटी, उसकी वैलिडिटी है, वो कभी बंद नहीं होती। अब आपने पता नहीं, मेरे पास कोई कोर्स तो भावना जी किया नहीं है अभी तक।
नहीं नहीं, अभी करूंगी। मैंने तो अभी ये TFU से बहुत सारे कोर्सेज कर रही थी ना, तो मैंने कहा चलो आपसे भी मैं करूं, तो क्योंकि आप मैं करेंगे मुझे तो इसमें। आपको देखो रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग हम देते हैं, साथ में पीडीएफ्स भी देते हैं। हर कोर्स से रेलेवेंट पीडीएफ भी आपको मिलता है, स्टडी मटेरियल, स्क्रीनशॉट्स या जो भी टेबल्स वगैरह उसमें यूज करते हैं हम लोग, वो सब भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और वो आपके पास आपकी अमानत के तौर पे रहता है, ताकि आप लाइफ में कभी भी वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। ये 2 महीने का हमारा कोर्स है। मोस्टली 15 से 16 17 क्लासेस हमारी इसमें होंगी। मोरलेस मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 15 क्लासेस तो है ही हैं। 2 3 क्लासेस तो जगजीत जी हमारी एक्सटेंड हो ही जाती है ना, बिल्कुल सर, हो है जाती है। ना, जब समझने फ्लो में समझाने होती है में। तो चली जाती तो दूसरे अगर टीचर से आप कंपेयर करो, तो नाड़ी के जो इस समय लोग चार्ज कर रहे हैं, वो बहुत हैफ्टी हैफ्टी फीसिस नहीं नहीं चार्ज नहीं, कर रहे हैं हैप्पी इसमें, नहीं है है वो ना। तो। ये TFU वाले हैप्पी नहीं देते चार्ज। मैंने अभी किया 6 4 में किया। हम्म। हैप्पी नहीं है उनका। बहुत सारा लाल किताब वाला भी किया है उन्होंने, मास्टर PhD वाले। वो मंग वैभव गुप्ता जी से करवाया, दूसरा मानकर जी से रिकॉर्डिंग करवाया, नहीं बहुत देते ना सारे। वो आपको? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग देते हैं, PDF देते हैं, सब कुछ देते बस फिर हैं, ठीक है, सब कुछ आपको उसका अगर मिल रहा है LMS सब कुछ तो बहुत करके। अच्छी बात है। हाँ, तो मैंने कहा, फिर भी मैंने कहा कि चलो आपके साथ थी, तो मुझे सीखने का शौक थी, इसलिए मैं अलग अलग करती ही रहती हूँ। चलिए, स्वागत तो है आपका। कृष्णा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हेलो। हाँ जी कृष्णा जी, आप तो पहले भी आए हुए ना एक बार। हाँ, संजय सरवैया। संजय सरवैया, यस 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 जी, हाँ सर। बताइए। कैसे हो सर जी? मैं कैसा दिख रहा हूँ? कैसे हो, कैसे हो? तबीयत पानी कैसा है? तबीयत कैसी दिख रही है? चेहरे पे नूर आया, थोड़ा सा अरे नहीं फर्स्ट आया क्लास। है ना, फर्स्ट क्लास, ग्लो फर्स्ट है क्लास। ना। अभी गुरुजी, इसमें क्या है, दिक्कत आ रही है। मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर से मिला, हम्म। प्रिडिक्शन भी मैंने बहुत करवाई सबसे, लेकिन कुछ भी फेंकते रहते हैं, ऐसा मैंने नोट किया है। बराबर है, लेकिन आपका जो वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने टेस्ट किया है, हम्म। तो मुझे रिजल्ट मिला है। तो क्या है, इसके लिए आपके अपने आप ही पीछे टेस्ट कर थोड़ा लिया थोड़ा आपने? वीडियो देख के अपने आप हाँ। ही टेस्ट कर लिया? अरे वाह। क्या है आपका यार जो आप तो पेट पे लॉन्जिविटी लात का है। मारोगे सबके एस्ट्रोलॉजी में, है। नहीं 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 गुरुजी, हाँ लॉन्जिविटी का जो आपका कैलकुलेटर है, वो भी हाँ। मैं बहुत सारे चार्ट पे टेस्ट किया है, तो मुझे रिजल्ट मिला है। बराबर है। चलिए। तो उस पे मैं नोट करता हूँ कि सही या गलत है। मेरा डेस्टिनेशन क्या है, ट्रू रिजल्ट मिलना चाहिए, तो वो मिला है। तो वो उससे मैं पक्का हो गया कि मेरा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। आप तो बोल रही है, लेकिन मैं भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि नहीं, रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो वैसा मैंने चेक किया है, तो वैसे आपको मैं फॉलो करते जा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं ज्वाइंट भी होएगा। लेकिन सर, BNN से लॉन्जिविटी चेक कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, हर विद्या की अपनी खूबसूरती है और अपनी ही लिमिटेशंस हैं। हर विद्या आपको हर सवाल का जवाब नहीं देती। बीएनएन तो आपको लॉन्जिविटी नहीं बताती। हाँ, आपको आपका थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती है कि किस लाइफ, कौन सी लाइफ कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, अल्प आयु में, मध्य आयु में या पूर्ण आयु में। अगर आपको वो सटीकता करनी है तो जैमिनी जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए आप महर्षि जैमिनी जी को पढ़े, उनके सूत्रों को पढ़े, उनके द्वारा दी हुई पद्धतियों को ही हमने ट्रांसलेट करके, मॉडिफाई करके अपना लाइफ कैलकुलेटर डिजाइन किया है, जो आपको ऐप के तौर पे मिलता है ना, मोबाइल ऐप है। अभी तो गूगल प्ले स्टोर पे है, जल्दी ही हम उस पे भी आ रहे हैं, एप्पल पे भी आ रहे हैं, जी जी। आईओएस पे भी आ गुरु जाएंगे। और ये गुरु मैं जी, आपको एक दिखाता हूँ, 1 मिनट में ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी वेबसाइट भी ऑपरेशन में है। यहाँ भी लाइफ कैलकुलेटर और आयु मिलान आपको मिल जाता है। अगर आप मोबाइल, एप्पल फोन वालों के लिए आप साइन इन करो, अपना गुरु जी, ओटीपी आप। एक्सेल सीट है आपकी? आपकी मेरे पास है ना, एक्सेल सीट है? एक्सेल से भी आगे निकल गए प्रभु, आप तो एक्सेल पे बैठे हो। एक्सेल तो जब हम बच्चे थे, इनिशियली जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो तब यूज नहीं, उससे करते हैं भी उसको, रिजल्ट है आ ना। रहा है गुरु जी। उससे भी रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको इस लाइफ कैलकुलेटर में मिलती है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना,
एक्सेल में तो फिर भी आपको मैनुअल इनपुट डालने पड़ते हैं ना। जी जी। यहाँ केवल आपको नाम डालना है और ये सारी डिटेल्स डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और सीधा आपकी रिपोर्ट जनरेट होके आपके सामने ऑल प्लेनेटरी पोजीशन आ जाएगी पूरी। हर एक प्लेनेट की पोजीशन आपको मिल जाती है, पंचांग पूरी मिल जाएगी आपको। उसके साथ साथ फिर लॉन्जिविटी आपको पूरी पांचों पद्धतियों से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपको आपके रिपोर्ट के जरिए बन के मिल जाती है। बेसिक चार्ट अभी हमने दिए हुए हैं, धीरे धीरे हम इसमें इंप्रूवमेंट करके और डिटेल्ड आपको कुंडली देना शुरू कर देंगे। और शटबल भी आपको अभी इस फॉर्म में मिल रहा है ना। फिर आपको और ज्यादा सजा सवार के देंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी ये फीचर दोनों काम कर रहे हैं हमारे। या तो आप एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो 96 एस्ट्रो टॉक टू एस्ट्रोलॉजर। और अगर आपके पास एंड्रॉयड नहीं है और आप एप्पल वाले हो, है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप वेब से लॉगिन करके, है ना, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगी 96 एस्ट्रो टॉक टू एस्ट्रोलॉजर। ये एंड्रॉयड वालों के लिए है। और जल्दी ही आईओएस पे भी, है ना, ऐप स्टोर पे भी हम लोग अप्रूवल मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा। तो वहां पर भी आप। इसमें गुरुजी 96 रुपीज का चार्ज है वही ना, ये जो आप दिखा रहे हैं? हाँ, ये 90 नहीं, सिर्फ रिपोर्ट के लिए हमने 96 रखा हुआ है ना। और पहली रिपोर्ट भी फ्री है इसमें। मजे की बात यह है कि पहली रिपोर्ट आपकी इसमें, सैंपल रिपोर्ट आपको फ्री में मिल जाती है। दूसरी रिपोर्ट के लिए आपको 96 रुपीज केवल देने हैं, इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी, है ना। तो अभी हम भृगुनंदी सर नाड़ी की मैं बात कर रहे हैं। भृगुनंदी नाड़ी गुरुजी, आप भृगु जो, नंदी नाड़ी में एक डेमो एग्जांपल दीजिए ना लॉन्जिविटी का। तो लॉन्जिविटी नहीं क्या है ना एक बाबू। नहीं, आप बोल रहे हैं बेटा, उसमें शॉर्ट है, मध्यम है या लॉन्ग है? हाँ, तो वो एक आपको सैंपल ग्लिम्स दे चार्ट से। देती है, वो ग्लिम्स दे देती है। आप अभी इसमें ना उस पर फोकस ना करें, आयु पे फोकस ना करें। अगर आपको आयु में ही रुचि है तो उसके लिए मेरी जब डेथ एंड सफरिंग्स की वर्कशॉप आएगी, आप उसमें आ जाना। मैं आपको हर विद्या से आयु चेक करना सिखाता हूँ, वैदिक से भी, जैमिनी से भी, अष्टक वर्गा से भी, है ना, कई पद्धतियों से आपको आयु क्रैक करना और पिन पॉइंट तक जाना आप उसमें सीखते हो 10 दिन में। जी ज- गुरुजी, क्योंकि सेकंड पॉइंट वही है ना। अगस्त सितंबर में हम उसको रीलॉन्च कर रहे हैं, उस बैच को, डेथ एंड सफरिंग वाले को। आप उसमें आना और तसल्ली से अपने सवालों के जवाब आप पा सकते हो, है ना। और आप एक डेथ एक्सपर्ट यानी कि लॉन्जिविटी एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है। जी 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 गुरुजी। और गुरुजी सभी इवेंट का है ना, ऐसा जो आपने लाइफ कैलकुलेटर बनाया ना वैसा सबका बनाइए। तो क्या है, सबको क्रीम खाने मिलेगा। बनाएंगे यार, बनाएंगे, कोई बात नहीं, सब पे काम, आप सब लोग जुड़ जाओगे ना जब। अकेला आदमी क्या होता है, अकेला आदमी एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता, उसको टीम चाहिए नहीं होती है ना, सर, है लाइफ ना। टाइम सर जी आपके साथ है, लाइफ टाइम साथ में है। हाँ, तो टीम बन जाएगी तो भैया हम भी एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, झंडा अपना चढ़ा देंगे वहां पे जाके, है ना। पक्का तो पक्का, फिलहाल हम थैंक यू। नाड़ी शुरू कर रहे हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड है नाड़ी में, नाड़ी सीखना चाहते हैं, डिटेल में लॉजिक के साथ समझना चाहते हैं, उनके पास अभी स्कोप है, नाड़ी ज्वाइन कर सकते हैं वो। ये कोर्स हमारा जो है 31 तारीख से 31 मई से हम शुरू करने जा रहे हैं वर्कशॉप। दिन है शनिवार, रात को 9 बजे से लेके और 11 बजे तक की क्लास होगी। 2 घंटे की मोस्टली हमारी क्लास होती है। सैटरडे और संडे को हम लोग इसको रखेंगे। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो, अगर अभी 1500 रुपये दे के बुक कर सकते हैं, जिसके एवज में उनको लाइफ कैलकुलेटर का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जहां वो जितने मर्जी चार्ट बना करके किसी भी चार्ट की लॉन्जिविटी चेक कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें तो एक रिपोर्ट के लिए आपको 96 रुपीज देने पड़ते हैं, लेकिन 1896 रुपये देकर आप 1 साल का पैकेज, 3 पैकेज हमने इसमें डिजाइन किए हैं, है ना।
ऐसे रिपोर्ट्स आपके पास आ जाती हैं। आप चाहे तो इन रिपोर्ट्स को अपने क्लाइंट्स को बेच भी सकते हैं, उनसे चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अपने अपने इच्छा अनुसार जितने मर्जी चाहे आप इससे चार्ज कर सकते हैं। और इस काम को अगर आप करने जाएंगे, जैसा कि संजय सरवरिया जी ने बात की है कि इसको सीखने के लिए, इन पांचों पद्धतियों से आउटपुट निकालने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, काफी कुछ सीखना पड़ता है। अम्सायु, पिंडायु, निसर्गायु, जीवायु और बद्रायन, पांच पद्धतियां शास्त्रों में दी हैं, और पांचों पद्धतियों को हमने आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए हैं। तो ये जो इसका जो पैकेज है लाइफ कैलकुलेटर का एक्सेस है, ये आपको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यदि आप अभी इसको बुक करते हैं 1500 रुपये देके, आप इस कोर्स को बुक कर सकते हैं। कोर्स की टोटल फीस जो है वो 15,000 है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपको पता है कि जीएसटी भी देना, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना जरूरी है ना। सर किसी क्लास का की टाइमिंग से एक बार बता दिए दोबारा। सैटरडे संडे रात्रि 9 बजे से लेके और हरी इच्छा तक। मिनिमम 2 आवर्स की क्लास तो रहती है। 2 आवर से कम तो मजा ही नहीं आता ना, ना पढ़ने का ना पढ़ाने का। वो बात की डिस्कशन चाहे और लंबी चल जाए, है ना, लेकिन 2 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। हफ्ते में 2 ही दिन तो पढ़ रहे हैं, क्यों संजय जी? जी सर। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं समाप्त करूं आज का। कुछ पूछना चाहते हैं कोई? जगजीत जी, नहीं सर, कोई कोई क्वेश्चंस देख प्रश्न लेते हैं किसी अगर का? किसी के हैं तो चैट में। अगर बुक करना, हाँ जी, भावना जी बोलिए। कि मुझे जॉइंट भी करना हो तो मुझे पर्सनल अकाउंट चाहिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कंपनियों में नहीं भेज सकती, क्योंकि मुझे भेजना हो तो जूम से या दूसरे ऐप से, ऐसे जो होते हैं उसमें से मैं भेज सकती हूँ। क्या तो भेजना है आप आपने, क्या भेजना पेमेंट चाहते की हो? फीस फीस भेजनी होनी ये होती है स्कैन ना, करो ना सीधा, तो ये सीधा स्कैन करो, नहीं आएगा, स्कैनर। नहीं आता, हम लोगों का नहीं आता है। अच्छा, नहीं आता, ओके, तो तो आपको क्या चाहिए होगा? आप तो मुझे जैसे मेरा, कि आपका पर्सनल अकाउंट हो ना, तो जी उसमें हम भेज दे, फिर उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दे, शायद ठीक कई है, बार मैं तो आपको इसका दिन कुबेर एस्ट्रो मिलता है सॉल्यूशन चाहे। प्राइवेट लिमिटेड के वो भेज देता हूँ। आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज दे दें मेरे को, तो बैक ऑफिस से आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी। हाँ, तो क्या है, हम रेमिटली से भेज दे तो फिर बाद जैसे जमा हो जाते तो पता चल जाए आपको इस तरह। ठीक है जी, आपको मिल जाएगा। हम्म। आप एक बार केवल अपना नंबर जो है ना व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना, व्हाट्सएप पे हेलो अच्छा, हाय नहीं कर है, दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, कर देते, कर दूंगी। अच्छा, नंबर है आपके पास? जो ये नंबर आपने जो जिसमें ये आपका आता है वो नंबर है, और तो हाँ जी, नहीं हाँ है जी, ना? वही वाला जिस जो ग्रुप में होंगे ना आप। हाँ हाँ, ग्रुप में ही तो मुझे आया है ना अभी, बिल्कुल एस्ट्रोलर्न बिल्कुल का, बिल्कुल, उसी उसमें ही। उसी ग्रुप में आप ना मैसेज कर दें पर्सनल कि मुझे आप बैंक डिटेल सेंड कर दें, है ना। अच्छा अच्छा, ओके, कर देते, ओके, बस इतना ही था। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। रश्मि जी कुछ पूछ रही है। हाँ जी, रश्मि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेस किया आपने। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये कि मुझे भी आपका पर्सनल अकाउंट नंबर चाहिए होगा पे। जी एंड सर, छोटी सी कंफ्यूजन है आपकी, ये जो ऐप है उस पे डिफरेंट प्राइसिंग है, फिर अभी डिफरेंट है तो। हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐप पे जो है ना, ऐप पे जो कोर्सेज होते हैं ना, वो रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं आपको। ओके। अगर आप लाइव में पढ़ना चाहते हो क्लासेस में आके सैटरडे संडे को, तो उसका प्राइस हमने अलग रखा हुआ है। और आप अगर बाद में पढ़ना चाहते हो रिकॉर्डेड सेशन लेके, तो वहाँ आपको डिस्काउंटेड रेट पे वही रिकॉर्डेड्स मिल जाती हैं। बट आपको दिक्कत क्या होगी कि आपकी अगर कोई क्वेरी है, वो वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाती है। क्वेरी वहाँ पे आपकी, यहाँ तो हाथ क्या सॉल्व होगी, आप 4 सवाल पूछ भी सकते हो, है ना।
सर जैसे आपने पहले ये वैदिक करवाया है क्लासेस, मैंने देखा है आपका यूट्यूब पे, तो जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं हम्म। तो दो तरीके हैं, या तो मैं फिर से वेट करूँ कि आप फिर से रिलॉन्च करो लाइव अगर आप क्लासेस वैदिक तो सीखना ज्वाइन करूँ। चाहते हो, इन डेप्थ नॉलेज चाहते हो, शुरू से सीखना जी चाहते हो, गहराई में सीखना चाहते हो, है ना, तो जी। आपको वैदिक सीखना चाहिए। उसके तो सर लिए आपकी वो क्लास। कोर्स हाँ हमारा जी। रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है मोबाइल में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी सर। हाँ जी सर। ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जहां आप एस्ट्रो कोर्सेज में जाके, है ना, कोई भी कोर्स, जैसे मान लीजिए आप वैदिक का कोर्स करना चाहते हो, तो वैदिक के कोर्स की कीमत 33,000 रुपये लाइव क्लासेस की है, जिसमें तकरीबन 65 क्लासेस हमारी होती हैं 2-2 घंटे की, है ना। और उसी कोर्स को आप अगर रिकॉर्डेड सेशन में, ये देखिए कंटेंट में जाएंगे तो क्लास 1 से लेके कितने सेशन है इसमें, टोटल 62 क्लासेस हैं, और पीडीएफ और अदर मटेरियल भी यहाँ पे अपलोडेड है। आपको केवल 9933 देना है, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली। सारे रिकॉर्डेड सेशन अपने आप वर्क करना शुरू कर देते हैं जैसे ही आप यहाँ एनरोल हो जाते हो। तो जितने भी हमारे रिकॉर्डेड सेशन है, जैसे डेथ एंड सफरिंग की वर्कशॉप है, ये भी यहाँ अवेलेबल है। मैरिज की वर्कशॉप है, रेगुलर प्राइस इसका 9600 रुपये है, लेकिन यहाँ आपको केवल 5199 में आप एनरोल हो सकते हो, है ना। तो ये सब रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग ही है ये। और अभी यदि आप भृगुनंदी नाड़ी ज्वाइन करोगे तो 15,000 लाइव क्लास में आपको पे करने हैं। और अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं मैं बाद में रिकॉर्डेड सेशन ले लूंगी, तो फिर आपको केवल 9600 रुपीज दे के, जब इस पे कोर्स अपलोड कर देंगे हम लोग वर्कशॉप खत्म करने के बाद, तब आप यहाँ से एनरोल होके और वही चीजों को आप पढ़ सकते हो। यह डिविजनल चार्ट का कोर्स है, इसका रेगुलर प्राइस 9600 रुपये है, और हमने यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में 3399 में आपको दे रखा है पूरा। तकरीबन 20 क्लासेस हैं, और अब इसमें पीडीएफ भी बढ़ गई हैं, 1-2 पीडीएफ और आ गई हैं, और डिटेल कर दिया हमने इसको, है ना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, ये भी कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। कंजंक्शन, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी है, एजुकेशन प्रोफेशन, सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आप किस में आना चाहते हो, आप लाइव में आना चाहते हो या आप रिकॉर्डेड से पढ़ना चाहते हो, दैट्स अप टू यू नाउ। सर फर्क तो रिकॉर्डेड दोनों में होता क्लासेस ही है। जी सर, तो जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसमें कोई भी डाउट सेशन क्लियर सेशन ऐसा कुछ नहीं है? अभी के लिए उसमें आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलती। हाँ, आप क्वेरी वहां पे रेज कर सकते हो, क्वेरी रेज कर सकते हो आप। वो क्वेरी आपकी जो है वो बैकएंड में आएगी, और फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। बट लाइव में तो सुविधा होती है ना कि हाथ के हाथ अपने डाउट्स क्लियर करते हो, छोटे से छोटे डाउट्स भी क्लियर कर देते हो, है ना। हाँ जी ये सुविधा सर। एक मिलती है चीज, आपको। जी। ये जो आपका ऐप है ये सिर्फ मोबाइल पे एक्सेसिबल है या हम इसे डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं? मैंने बताया ना, ये अभी डेस्कटॉप आपको दिखाया भी था कि हमारी वेबसाइट भी इंटीग्रेटेड है। 96astro.com। अगर आप कोई कोर्स मोबाइल से खरीदते हो और आप डेस्कटॉप में पढ़ना चाहते हो, तो एस्ट्रो कोर्सेज सेक्शन में जाके आप वहां से अपने खरीदे हुए, जैसे 3 कोर्स खरीदे हुए हैं, ये आपको वहां दिख जाते हैं, आप यहां से भी इनको ऑपरेट कर सकते हो, है ना। ये कंटेंट आपको मिल जाता है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, है ना, ये आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर भी पढ़ सकते हो आप जाके। या आपके पास मान लो कि आईफोन है, अभी आईफोन पे चूंकि हमारी ऐप आई नहीं है, अप्रूवल नहीं अभी मिला हमें, तो आईफोन वाले भी वेबसाइट पे जाके कोई भी कोर्स लेके, कोई भी सर्विसेज लेके, और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है मैम। सर एक क्वेश्चन और है, एनी आइडिया कि आप वापस वैदिक के कोर्सेज रीलॉन्च कब करेंगे लाइव क्लासेस? ग्रुप में हैं आप, इन्फो ग्रुप में हाँ हैं, जी सर।
बस ग्रुप में बने रहिए, मैं आपको इस सारी ग्रुप में ही जानकारी। हूँ सर, कौन से? जिससे ये लिंक मुझे जिससे मिला। लिंक आया ना, यही जी हमारा सर। ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे जो भी हमारे कोर्स आने वाले होते हैं, हम एक महीना पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन आपको देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि नाड़ी की हमने पिछले महीने से ही आपको बताना शुरू कर दिया था। अभी जून में जो जो कोर्सेज हमारी या जो वर्कशॉप आने वाली हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको जून के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। तो हर महीने का शेड्यूल हम जो है फर्स्ट वीक में बता देते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग नक्षत्र नव तारा चक्र जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, रीलॉन्च करने जा रहे हैं। आप चाहें तो लाइव में आ सकते हैं, और आप अगर रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो अभी भी वो कोर्स हमारे उसमें जो प्रीवियस सेशन हमने किया था, पिछला कोर्स अवेलेबल है। ठीक है मैम? सर तो मैं आपको पर्सनली मैसेज करती हूँ व्हाट्सएप पर, पर्सनल अकाउंट डिटेल्स। आपकी आवाज नहीं आई और रश्मि जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रही थी सर कि आपके ये पर्सनल अकाउंट डिटेल्स के लिए मुझे आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है। हाँ, उस पर आप एक बार मैसेज कर दीजिए, आपको बैकएंड से मैसेज आ जाएगा, है ना? ग्रुप में भी आ जाएगा और उसमें भी आ जाएगा, पर्सनली भी। ठीक है जी, कोई और सवाल किसी का? जगजीत जी समाप्त करें? जी सर। चलिए फिर मिलते हैं शनिवार को रात को सर 9 बजे। कुछ एक चैट में सवाल है रंजीत जी का सर। रंजीत जी पूछ लो ना, चैट वैट में यार मुझे समझ में नहीं आता। कंसल्टेंसी। जी सर, कंसल्टेंसी के लिए पूछना था सर, उसके लिए। कंसल्टेंसी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। अच्छा, बच्चों का आपने भविष्य पूछना है, कोई बात नहीं, 1500 रुपये लेते हैं यार, हम ज्यादा नहीं लेते, है ना? जी तो सर, व्हाट्सअप कर तो देना कब मेरे को टाइम मिल डायरेक्ट, है ना? पाएगा सर? मैं आपको टाइम दे दूंगा उसका। जी जी सर। जी सर, जी सर, थैंक यू। चलिए, गुड नाइट जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट। सर।